अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर, क्या हाल चाल। सो इट्स अ कोल्ड रेन, अच्छा रेनी भी है ना, इस्लामाबाद में बारिश हो रही है। हाँ, मुल्क के लिहाजा बारिश भी चल रही है, बर्फबारी भी चल रही है, बर्फबारी का सिलसिला भी जारी है। सो टुडे व्हाइल वी वर कमिंग टू वर्क एंड आई वाज वॉकिंग टू द स्टूडियो और मैं सोच रही थी कि ये बड़े सालों बाद लाइक प्रॉपर सही वाली सर्दी जो कराची में है ना वो फील हो रही है। सो वी एक्चुअली हैव दैट विंटर गोइंग ऑन जिसके लिए हम तरसते हैं। पिछले 1-2 सालों में तो बिल्कुल नहीं हुई थी, तो अभी इंजॉय कर रहे हैं एंड इट इज और ये जो कोल्ड, इसके साथ बीमारियां आती हैं ना, पर्टिकुलरली वायरल वगैरह, ये क्वेटा के विजुअल्स हैं बाय द वे। खूबसूरत आपको हमें और आपको दूर से बैठे हुए तो लग रहे हैं। नहीं बल्कि हम आपको ये वजह दिखा रहे हैं कि कराची में ठंड क्यों है। तो ये कोयटा है और से हवाएं चल रही हैं 20 से 22 और 25 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से एंड इन वेरियस टाइम्स इवन मोर देन दैट। सो वो ठंडी यकपस्ता हवाओं का असर हम कराची वालों पर भी पड़ रहा है। और इसके साथ साथ ये जो वायरल फैला हुआ मैं बता रहा था, इसे कल मैं एक फार्मासिस्ट के पास गया एंड ही सेड कि यू नो पीपल आर कमिंग एंड कॉलिंग इट सुपर फ्लू। हाँ कुछ चल रहा है, मुझे भी लगा जैसे ऑल्दो आई एम फाइन, कोई फ्लू टाइप सिचुएशन नहीं है, लेकिन कोई एलर्जी ज़रूर है क्योंकि आंखें मतलब आई डोंट नो ड्राई आईज और फूली हुई थी एंड ऑल दैट। सो कुछ ना कुछ सारों को वैसे तो चल ही रहा है। और Forget everything. ये खुश्क सर्दी है, इसमें ह्यूमिडिटी का लेवल जो है वो भी मतलूबा मिक़दार से काफ़ी कम है, इसलिए खांसी एंड ड्राई कॉफ की वो भी बहुत ज़ेर असर हैं लोग। अच्छा, हमारी आज की पहली खबर में अगर आप इंतज़ार कर रहे थे कि हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेलने जा रहा है कि नहीं जा रहा, तो हम आपको ये बता दें कि हमें नहीं पता, अभी तक कोई ऐसा फैसला नहीं हुआ। या तो जुमे को होगा, जुमे को शायद हो, जुमे में भी अभी वैसे काफ़ी दिन पड़े हैं, उससे भी आगे जा सकता है। दिन तो आपको पता है कि काफ़ी दिनों से बात तो हो रही है और रोज़ ही हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि अब शायद कल वज़ीर दाखिला और चेयरमैन पीसीबी की वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई और वज़ीर आज़म ने उन्हें कहा है कि आप देखिए तमाम ऑप्शंस को खुला रखें और पाकिस्तान की शिरकत बिल्कुल खामोशी से नहीं होगी, ये तो हमें पता लग गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चेयरमैन पीसीबी के दरमियान कल मुलाकात हुई है। मोहसिन नकवी ने बांग्लादेश को इवेंट से निकालने पर आईसीसी के दोहरे मयार पर वज़ीर आज़म को बाकायदा ब्रीफिंग दी है। भाई इंपॉर्टेंट बात है ये, और वज़ीर आज़म ने चेयरमैन पीसीबी को हिदायत की है कि पाकिस्तान अपने तमाम ऑप्शंस खुले रखे और मामले को सुलझाए। साफ नज़र आ रहा है कि इवेंट में शिरकत की सूरत में भी पाकिस्तान हर सूरत बांग्लादेश से होने वाली ज़्यादती पर अपना एहतजाज जो है वो ज़रूर रिकॉर्ड कराएगा और एक्चुअली वो हो भी रहा है एज वी स्पीक। अब आईसीसी को ये एहसास दिलाया जाएगा कि कानून सबके लिए एक जैसा होना चाहिए, है नहीं, हमें पता है कि व्हाट आईसीसी इज डूइंग, और आईसीसी को अब फैसले किसी एक मुल्क के ज़ेरे असर नहीं बल्कि आज़ादाना और मुनसिफाना तौर पर करने होंगे। द आयरनी इज के बताना पड़ रहा है, इट इज़ एन इंडिपेंडेंट बॉडी जिसको ऐसा ही करना चाहिए था, बट वी हैव टू रीइटरेट इट एंड कीप सेइंग दैट। भारतीय मीडिया आपको पता है वो अपनी शरारतों से बाज नहीं आता, वो कोशिश कर रहा है कि T20 वर्ल्ड कप का बाइकआउट करने पर पाकिस्तान को खौफजदा किया जाए। ऐसे दावे किए जा रहे हैं कि वर्ल्ड कप ना खेलने से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भारी कीमत चुकाना पड़ेगी, PSL भी मुतासर होगी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल सख्त और संगीन कार्रवाई कर सकती है। भारतीयों को मालूम होना चाहिए कि पाकिस्तान अपने फैसले आज़ादाना करता है। जब भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी के मौके पर पाकिस्तान आने से इनकार किया था तो पाकिस्तान ने भी अपना मौक़िफ़ पूरी दुनिया के सामने रखा था कि पाकिस्तान टीम भी आइंदा भारत जाकर नहीं खेलेगी, और इस पर भारत ने उस वक्त बहुत वावेला किया था, वावेला मचाया था और हमें उस वक्त भी इंटिमिडेट करने की कोशिश की थी, लेकिन वी स्टक टू आवर ग्राउंड एंड उसके बाद जो हुआ सबके सामने। लेकिन ये कितनी अजीब बात है कि मैं तुम्हारे घर नहीं जाऊंगी और अगर तुम मेरे घर नहीं आओगे तो उस पर भी मुझे गुस्सा है। मतलब व्हाट इज दिस, क्यों, ये तो दिस शुड हैव सूटेड देम कि हम भी नहीं जा रहे तुम्हारी तरफ, तुम भी ना आओ, बट एनीवे उनको बहुत कुछ बोलने का शौक है। सुहेल इमरान हमारे साथ मौजूद हैं। प्लान ABCD की बात की है चेयरमैन पीसीबी ने कल। सो वो प्लान्स क्या हो सकते और मुमकिन प्लान्स में एक बात ये भी बात सामने आ रही है। सैयद याह्या हुसैनी भी हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, प्रोग्राम स्कोर के मेज़बान। देखिए सुहेल से पहले जरा खबर के हवाले से बात कर लेते हैं। अच्छा, सुहेल भाई से अभी हमारा राब्ता बाकी है। हुआ याया भाई के पास भी अंदर की खबरें तो सारी होती ही हैं। याया आप अपना पहले तो हम, क्योंकि हम आपस में भी बात कर रहे होते हैं और हर किसी का एक अपना ओपिनियन है वेदर वी शुड बी अ पार्ट ऑफ दिस और नॉट, क्योंकि एक असूली मौक़िफ़ तो अब हमने ले ही ली है और जो हमारे साथ ओवर द ईयर्स होता रहा है। शुड पाकिस्तान बी अ पार्ट ऑफ द वर्ल्ड कप, अभी फैसला होना है बट हम वैसे ही बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो हुमा आपको और अब्दुल्ला आपको अस्सलाम वालेकुम और वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग। बुनियादी सवाल कि क्या पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में जाना चाहिए, तो बिल्कुल जाना चाहिए पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में, क्योंकि जो T20 वर्ल्ड कप है 10वां एडिशन है, लोग पाकिस्तान को खेलता हुआ देखना चाहते हैं।
जहाँ तक एहतजाज की बात है, वो पाकिस्तान का हक है। लोगों के लिए आवाज उठाना बिल्कुल एक अच्छी कौम और एक अच्छा मुल्क यही करता है, जो इस वक्त पाकिस्तान कर रहा है। जहाँ तक इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है, अगर उस तनाजुर में मैं बात करूं तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल हो या बीसीसीआई, दोनों को दांतों के नीचे पसीना आ गया है। अगर मैं ये लफ्ज इस्तेमाल करूं तो ये कहना गलत नहीं होगा। अगर आप इंडियन मीडिया को देखें, जो अर्जा सराई कर रहा था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हवाले से, जो ये बात कर रहा था कि जी पाकिस्तान नहीं आता ना है, कोई मसला नहीं है, ऐसा लगता है कि वो घुटनों पे आ गए हैं। वो विक्रांत गुप्ता जो पिछले साल पाकिस्तान आए थे और उनका कहना ये था कि जी पाकिस्तान के ना आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इंडिया जो है वो इस वक्त इंटरनेशनल क्रिकेट की हकीकत है। अब वो ये बात कर रहे हैं, अब इंडियन मीडिया ये बात कर रहा है कि जी पाकिस्तान को वर्ल्ड कप खेलना चाहिए। पाकिस्तान तो श्रीलंका में आ रहा है, पाकिस्तान को इस वर्ल्ड कप का बॉयकॉट नहीं करना चाहिए। और पहले वो कह रहे थे कि जी पाकिस्तान और भारत का कोई मैच ही नहीं है, अब वो कह रहे हैं कि नहीं, बहुत सारे लोग इंडिया पाकिस्तान का मैच देखना चाहते हैं। तो तब्दीली आई है। एंड क्रिकेट बोर्ड की चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सैयद मोहसिन रजा नकवी, जिन्होंने पिछले साल से अब तक भारत को जो है वो मुश्किल सूरत हाल से दो चार किया है। और वो जो कह रहे थे ना कि आप ख्वाब खरगोश के मजे ले रहे हैं, खुश फहमी में है, गलत फहमी का शिकार है, अब वो बहुत हद तक उनकी गलत फहमी दूर हो गई है, क्योंकि पाकिस्तान ने अपने कार्ड बहुत अच्छे तरीके से खेले हैं। और एक चीज जो चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सैयद मोहसिन रजा नकवी ने कही कि हम इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के ताबे नहीं है, हम हुकूमत पाकिस्तान जो हमें लाइन देगी उसको हमने टोक करना है। और भारत का भी एग्जैक्टली यही मौकिफ होता था ना, भारत का भी एग्जैक्टली यही मौकिफ होता था जब हम कहते थे कि आप हमारे यहाँ आके खेलिए, हमारे यहाँ कोई मसला नहीं है, तो वो कहते थे कि हमें अपनी सरकार से इजाज़त नहीं मिल रही है। अच्छा, अब प्लान ABCD सारे डिस्कस कर लेते हैं। या हमारे साथ ही रहिए, सोहेल इमरान भी मीनवाइल हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सोहेल भाई, एक खबर ये भी है कि हम जाएंगे तो सही, लेकिन शायद हम कुछ मखसूस मैचों के बारे में फ़ैसला कर लें कि हम वो नहीं खेलेंगे, उसूली मौक़िफ़ अपनाते हुए। ऐसा क्या हो सकता है? और अगर हो सकता है और अगर किसी की हुकूमत उसे मना कर दे, किसी भी बोर्ड को, कि आपने ये तो करना ये नहीं करना, उसके नतीजे में क्या सैंक्शंस लग पाती हैं, लग सकती हैं या नहीं लग सकती? बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला हुमा आपका। सबसे पहले तो अभी अगले 2 से 3 रोज़ खासी खामोशी रहेगी इस सिलसिले में, क्योंकि चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी खुद कह चुके हुए हैं कि वो जुमे या पीर को इसका ऐलान करेंगे। तो हम लोग यहाँ बैठकर या मीडिया जो है वो स्पेकुलेट करता रहेगा क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन फ़ैसला जो है वो मेरे ख्याल में जुमे को आ जाना चाहिए, क्योंकि अगर पीर तक जाता है ये शिरकत करने या ना करने का मामला जो है, तो ये थोड़ा सा लेट हो जाएगा। क्योंकि मेरी इतलात के मुताबिक जो ही सीरीज़ ख़त्म होना है ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान की T20 सीरीज़, जिसका आखिरी मैच जो 1 फरवरी को खेला जाना है, तो उसके फौरी बाद दोनों टीमों ने जो प्लान है उसके मुताबिक ट्रैवल करना है श्रीलंका के लिए। तो ये इसलिए इम्कान कभी यही है कि फ्राइडे को इसका फ़ैसला आ जाएगा। चेयरमैन PCB इस वक्त सरकारी दौरे पर बैरून मुल्क हैं, मुल्क में भी नहीं है। जहाँ तक मखसूस मैचेस की बात है, अब तक जितना भी प्लान किया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने, वो अब तक प्लान के मुताबिक चले हैं, प्रेशराइज भी किया है, अपना मौक़िफ़ दुनिया के सामने पेश करने में वो कामयाब रहे हैं। अब आता है, अगर आप फैसला ये कर लेते हैं कि आपने वर्ल्ड कप का बायकॉट करना है, वर्ल्ड कप का बायकॉट नहीं होगा, पाकिस्तान वर्ल्ड कप में शिरकत करेगा। और दूसरी बात यह है कि अगर आप कहते हैं कि मैचेस का बायकॉट कर दिया जाएगा, तो वो भी मुझे लगता है कि वो भी मुमकिन नहीं होगा। इसके बड़े सीवियर किस्म के इम्पैक्ट जो हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर आएंगे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, क्योंकि ये जितना भी प्रोसेस इख्तियार किया गया है को होस्ट की वजह से, श्रीलंका के साथ इंडिया और श्रीलंका दोनों होस्ट कर रहे हैं, और पाकिस्तान का एक मुआहदे के तहत पाकिस्तान और इंडिया ने एक दूसरे के मुल्क में जाकर ICC इवेंट्स नहीं खेलने, ये गुज़िश्ता बरस जो है इसके ऊपर तमाम क्या हो सकता है। और सुहेल, एक और चीज सोचना और लीगैलिटी सारी देखनी चाहिए। 100% ये सब कुछ यस, वो इतना टाइम जो लग रहा है ये वो यही हो रहा है। लेकिन सुहेल, जब को होस्ट इटसेल्फ श्रीलंका है और अगर एक मुल्क की डिमांड आ जाती है जायज़ बेसिस और रीजंस पे कि जी हम इंडिया में नहीं खेलेंगे, हम श्रीलंका में खेलेंगे, एंड श्रीलंका इज ऑल्सो द होस्ट ऑफ द इवेंट, तो ये हमें ये मसला समझ नहीं आ रहा। हम अपनी बात तो कर ही रहे हैं, लेकिन बांग्लादेश को आउट कर देना या फिर नहीं, यू हैव टू कम एंड प्ले इन इंडिया, ये बात समझ नहीं आ रही।
पाकिस्तान के अलावा कोई और मुल्क है जिनके मैचेस श्रीलंका में हो रहे होंगे? जी 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 डेफिनेटली हैं। और तो ऑस्ट्रेलिया के अपने मैचेस हैं, इसके अलावा दूसरे ममालिक हैं, सिर्फ ये पाकिस्तान और श्रीलंका नहीं है। हुमा, यही तो चीज़ है कि पिछले 2-3 हफ्तों से जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो खड़ा है और या जिसने मीटिंग में भी कहा है कि डबल स्टैंडर्ड है, ये वाकई डबल स्टैंडर्ड थी, इससे बढ़ के तो कोई मिसाल हो ही नहीं सकती। अभी पाकिस्तान के साथ खेलने के लिए भी तो सारी टीमें वहीं आएंगी ना श्रीलंका। अभी बड़ी मजे की चीज है कि अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जिस तरह अपने मौके पे खड़ा था, तो ऑफिशियली तो आईसीसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन मीडिया के थ्रू, अपने इंडियन मीडिया के थ्रू उन्होंने खबरें चलवाना शुरू कर दी कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, सैंक्शंस लग जाएंगी, जुर्माना हो जाएगा, एनओसीज नहीं मिला करेंगे, कोई इनके साथ बड़े ममालिक खेला नहीं करेंगे। अभी मैं प्रोग्राम शुरू होने से पहले एक मेरे सामने आई एक उनकी स्टोरी, एक बहुत बड़ा आउटलेट है, उसकी स्टोरी ये आई कि अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इनकार करता है खेलने से, तो आईसीसी ने ये प्लान कर लिया है कि वो बांग्लादेश को इसमें शामिल कर लेगा, क्योंकि उसके मैचेस पाकिस्तान के क्योंकि सारे के सारा श्रीलंका में हैं, तो इसलिए वहाँ पर कोई वो नहीं होगा, किसी किस्म का कोई डिफिकल्टीज नहीं होंगी लॉजिस्टिकली। इससे मजे का है कोई चीज़ हो सकती है कि जिस तरह इंडियन जिस उसूली मौक़िफ़ की वजह से हम इनकार करें, हम वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि उसके बाद बांग्लादेश हमारे बाहर होने के बाद वो मैचेस वहीं उन वेन्यूज पर खेल लेगा। अच्छा याया, आप बताइएगा, एसोसिएट मेंबर्स के लिए ज़ाहिर है अलग कुछ कवानीन होते हैं, फुल मेंबर्स के लिए क्या हो सकता है? अगर हम आईसीसी की बात करें, अगर हम कुछ मखसूस मैचेस का लेट्स से कि इंडिया के मैचेस का बाइकआउट करते हैं और हम कहते हैं हमारी सरकार हमें इजाज़त नहीं दे रही, हमारी गवर्नमेंट हमें इजाज़त नहीं दे रही कि हम इंडिया से मैचेस खेलें, तो आईसीसी उस सूरत में क्या कर सकता है अगेंस्ट पाकिस्तान? देखिए, पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि ये जो बांग्लादेश का स्टांस है, और बांग्लादेश ने मना किया, उनके ऊपर कोई सेंक्शन नहीं लगने वाली। और ये जो उनको डराया धमकाया जा रहा था कि जी अब उनके क्रिकेटर को मुख्तलिफ लीग में नहीं लिया जाएगा, उनकी लीग में कोई नहीं आएगा, बायलैटरल सीरीज नहीं होगी, तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि बायलैटरल सीरीज 2 क्रिकेट बोर्ड तय करते हैं, उसमें इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का कोई लेना देना है नहीं। और मुस्तकबिल में बांग्लादेश आईसीसी के किसी इवेंट में खेलेगा या नहीं खेलेगा, ऐसी भी कोई बात नहीं है। अब आ गई पाकिस्तान की बात। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो अपनी हुकूमत से पूछा है कि हमें जाना है या नहीं जाना है, ये 2016 में भी हुआ था जब आईसीसी T20 वर्ल्ड कप भारत होस्ट कर रहा था। उस वक्त भी बिल्कुल आखिरी लम्हे पर चौधरी निसार वफाकी वजीर दाखिला थे, आखिरी मिनट पर यह फैसला हुआ था कि पाकिस्तान अपनी टीम शाहिद आफरीदी की क़यादत में भारत खेलने के लिए भेज रहा है, और पाकिस्तान खेलने गया था। अब सवाल यह है कि अगर पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेलने के लिए जाता है और भारत का मैच पाकिस्तान नहीं खेलता, तो क्या पाकिस्तान के ऊपर किसी किस्म की पाबंदी लग जाएगी? इसका सीधा जवाब है नहीं, क्योंकि माजी में भी ऐसी मिसालें मौजूद हैं। 1996 वर्ल्ड कप पाकिस्तान और भारत होस्ट कर रहा था, श्रीलंका भी उसमें होस्ट था। ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज ने श्रीलंका में खेलने से इनकार कर दिया था, वो वर्ल्ड कप के बाकी मैच खेले, और ऑस्ट्रेलिया तो इवन फाइनल तक पहुंच गया था। 2003 जनूबी अफ्रीका, जिम्बाब्वे, कीनिया वर्ल्ड कप का मुश्तरका मेजबान था। न्यूजीलैंड और इंग्लैंड ने जिम्बाब्वे जाकर खेलने से इनकार कर दिया था, वो टूर्नामेंट खेलते रहे। तो अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि पाकिस्तान को क्या खतरा हो सकता है? ग्रुप ए में पाकिस्तान है, और अगर पाकिस्तान भारत का मैच फॉरफिट कर देता है, 2 पॉइंट दे देता है, तो पाकिस्तान अगले मरहले में तो पहुंच जाएगा। हाँ, अगले मरहले का मैच वो भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास ऑप्शन है, वो खेले न खेले। इसमें इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आपको कोई धौंस धमकी नहीं लगा सकता, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आपके ऊपर कोई पाबंदी नहीं लगा सकता। हाँ, मसला क्या होगा? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल दबाव में जरूर होगा, क्योंकि ब्रॉडकास्टर के साथ जो उनका माहिदा है, उस माहिदे में पाकिस्तान इंडिया के मैच की वैल्यू अलग है और टूर्नामेंट के बाकी मैचों के पैसे अलग हैं, तो वो बहुत ज्यादा दबाव में होंगे, और वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से इस बारे में जो है वो गुफ्तगू शुनीद करेंगे, प्यार से मनाने की कोशिश करेंगे, उनको बताएंगे कि जी आपके लिए ये मैच खेलना कितना इंपॉर्टेंट है। जहां तक रही बात कि किसी किस्म की पाबंदी लगेगी, कोई इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल पाकिस्तान को दीवार से लगा देगा, ऐसा कुछ नहीं नहीं। तो आईसीसी, आपने माजी की बड़ी अच्छी मिसालें दी हैं, लेकिन अभी जो आईसीसी की सूरत हाल है या उसकी साख्त है और उस पर जितना इंडियन इन्फ्लुएंस है, हम क्या एक्सपेक्ट करें? माजी की मिसालों को, प्रेसिडेंट्स को सामने रखते हुए पाकिस्तान के खिलाफ आईसीसी कोई कार्रवाई नहीं कर सकेगा? क्योंकि बाकी मुल्कों से तो हम कुछ न तवक्को रखें ना कि वो कुछ बोलेंगे या किसी उसूली मौक़िफ़ की हिमायत करेंगे, या अगर आईसीसी चाहे तो कुछ कर भी सकता है। या देखिए हुमा और अब्दुल्ला, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का रेवेन्यू हासिल करने वाले 4 बड़े मुल्क हैं, उसमें पाकिस्तान का 4था नंबर है।
और ये रेवेन्यू आता ही पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस से ये सभी रेवेन्यू शेयर जनरेट लेते होता है हैं और उससे। उसके बावजूद पाकिस्तान को चौथा हिस्सा मिलता है। ये तो चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड सैयद मोहसिन रजा नकवी जब से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह मिले हैं, उन्होंने डिक्टेशन लिया नहीं है, उन्होंने डिक्टेशन दिया है। उन्होंने पाकिस्तान की हैसियत को, अहमियत को मनवाया है। पिछले साल भी अगर आपको याद हो, ये जो बांग्लादेश ने कहानी रखी है कि जी हमारी हुकूमत मना कर रही है, इस चीज ग्राउंड के ऊपर तो भारत हमेशा से जो है वो पाकिस्तान आने से इनकार करता रहा है। पाकिस्तान की जब भी बारी हो, पाकिस्तान भारत खेलने के लिए गया है, लेकिन भारत ने हर बार पाकिस्तान आकर खेलने से इनकार किया। क्या कर लिया इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने उसका? आप क्यों मैच खेलते हैं अंडर 19 के, चैंपियंस ट्रॉफी के, वर्ल्ड कप के, T20 वर्ल्ड कप के? क्यों मेक श्योर किया जाता है कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच हो? उसकी बुनियादी वजह टीवी राइट्स हैं, उसकी बुनियादी वजह कमर्शियल राइट्स हैं। ये सब पैसे का खेल है। ऑफ कोर्स एवरीथिंग इज फाइनली। सोहेल, एक दफ़ा ये दोबारा से भी बता दें कि अभी जो इंतज़ार है और कहा यह जा रहा है कि यार जुम्मे को फैसला आ जाएगा या फिर इवन पीर तक बात जा सकती है, ये दिन इतने क्यों लग रहे हैं? व्हाट आर वी वेटिंग टू हैपन? मतलब किस चीज़ का इंतज़ार भी है या कोई बातचीत बीच में चल रही है? क्या हो रहा है इस वक्त? वी आर सिटिंग ऑन अ ट्यूसडे राइट नाउ और हम जुम्मे मंडे की बात कर रहे हैं। मोहम्मद, देखिए कोई आसान फैसला नहीं है कि अगर आपने वर्ल्ड कप का बाइकआउट करना है तो वो तो मैं समझता हूँ कि ये वर्ल्ड कप का बाइकआउट नहीं होगा, पाकिस्तान शिरकत करेगा उसमें। अब आपके पास आ जाती है चीज़ कि आपने इंडिया के खिलाफ मैच खेलना है कि या नहीं खेलना, लेकिन उसके लिए आपने होमवर्क तैयार करना है। अभी आपने मुशावरत करनी है, वजारत खारजा या दूसरे जो लोग हैं उनसे आपने मिलना है, अपनी कानूनी मुशावरत भी करनी है कि इसके इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं, क्योंकि आपके पास आपने एक ग्राउंड रियलिटी के तौर पर सामने लेके आना है इन चीज़ों को कि उनकी बुनियाद के ऊपर आप नहीं खेल रहे। आपके पास तो अलग वेन्यू दिया गया है जिसमें आपने ये कहा कि हमने एक दूसरे के मुल्क में जाकर नहीं खेलना। अब आप किस ग्राउंड की बुनियाद के ऊपर ये करेंगे कि जी हम इंडिया के खिलाफ नहीं खेलते? दूसरी तरफ सबसे एक अहम चीज़ ये है कि बांग्लादेश जो इसके पूरे केस का सबसे बड़ा स्टेक होल्डर था, उसकी तरफ से तो सैटरडे से लेकर अब तक कोई बयान सामने नहीं आया कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। कोई मुज़म्मती बयान, कोई एहतजाजी, कोई ये नहीं कहा गया कि हम खेलों की आलमी सालसी अदालत पर जाएंगे। जब एक फ्रीक जो है जिसने ये तक नहीं लड़ा अभी तक कि हमने जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी थी ICC में, उसमें हमारा ख़त क्यों नहीं भेजा गया, हमारी दरख्वास्त को क्यों कबूल नहीं किया गया, या वहाँ पर उन्होंने भेजी भी थी दरख्वास्त कि नहीं भेजी थी, ये तमाम तर चीज़ें देखनी है। ये तो नहीं हो सकता कि आपका स्टेक होल्डर जिसकी वजह से आपने इतना बड़ा स्टैंड ले रहे हैं और वो अभी तक कुछ नहीं कर रहा है, ठीक है? बहुत बड़ी, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अभी अगले 2-4 रोज के अंदर ये अनफोल्ड हो जाएंगी। मेरे ख्याल पे जुम्मे तक ये फैसला टेक्निकली देखा जाए, लॉजिस्टिकली देखा जाए तो आ जाना चाहिए। Got it, Sohail, thank you, बहुत शुक्रिया याया, thank you for being here with us। दोनों की मुख्तलिफ आरा, जाहिर है यही मुख्तलिफ आरा हमने आपके सामने ज़रूरी रखा। वैसे ये है थोड़ी सी स्ट्रेंज बात नहीं कि आप इतना बड़ा स्टैंस ले लें किसी के लिए और वो उस तरह उसको हैंडल ना कर रहे हो। हमारे पास ज़्यादा बेहतर आइडियाज़ हैं वैसे हाउ टू गो अबाउट इट। अच्छा जी, अभी हम आगे बढ़ेंगे और आपको ये बताना है कि गिलगित बल्तिस्तान की वादी है चपूरसन, इसमें 19 जनवरी को तबाहकुन ज़लज़ला आया और ज़लज़ले से वादी में मकीन 600 ख़ानदान बुरी तरह मुतासिर हुए हैं। और ये बात बहुत ज़्यादा 300 हाईलाइट नहीं हुई, लेकिन हम इसलिए यहाँ बता रहे हैं क्योंकि इन लोगों को मदद की भी ज़रूरत है, हुकूमत की तवज्जो की भी ज़रूरत है और रिहाब भी चाहिए, और इतनी सर्दी में। एंड यस, यू कैन क्वेश्चन के बाद पहले क्यों नहीं उठी, बट एनीवे हम आपको फिर भी खबर बता दें कि 300 मकानात को शदीद नुकसान पहुँचा है, कुछ लोग ज़ख्मी भी हुए। तशवीशनाक बात यह है कि ज़ल्ज़लों का ये सिलसिला थम कर नहीं दे रहा। आपको पता है हर आए दिन कोई ना कोई कहीं ना कहीं ज़ल्ज़ला आया होता है। और ज़रा मज़ीद तफसीलात पे भी बात करते हैं बिकॉज वी नीड टू नो कि एक्चुअली क्या हो रहा है और गिलगित बल्तिस्तान की अबूरी हुकूमत जो है इस मामले के हवाले से क्या एक्शन ले रही है। अली अहमद, बताइएगा, ये ज़ल्ज़ला आया और फिर इतनी ज़्यादा फैमिलीज़ जो हैं मुतासर हुई हैं, काफ़ी शदीद ज़ल्ज़ला था। जी, 19 तारीख को वादी हुंज़क के चपुरसन के इलाके में आने वाले ज़लज़ले ने यहाँ पर 3 गाँव को जो है सफ़ाई हस्ती से मिटा दिया है और यहाँ पर कोई घर रहने के काबिल नहीं रहे हैं। जो इब्तदाई तौर पर लोग जो है वो टेंट्स में शिफ्ट हो गए, क्योंकि आज से कोई 5-6 माह कबल यहाँ पर ज़ेर ज़मीन जो धमाके हो रहे थे इसके बरक्स, इसके बावजूद यहाँ पर लोग रह रहे थे, लेकिन मुख्तलिफ NGOs ने हुकूमती सतह पर उनके लिए टेंट्स मुहैया किया गया था जो उन्होंने अपने घर के करीब लगाया था और वो इब्तदाई तौर पर इन टेंट्स में मुंतकिल हो गए। लेकिन यहाँ पर बर्फ़बारी हुई, सर्द मौसम और तेज़ हवाओं के बायस यहाँ पर टेंट में रहना मुश्किल है लोगों के लिए, जिसके बायस मुकामी जो कौंसलात है,
जो सोशल इदारे हैं उन्होंने ये मुनासिब समझा कि इन लोगों को वक्ती तौर पर जो है दूसरे गांव में शिफ्ट किया जाए। इस सिलसिले में यहाँ पर 3 गांव से लोग कुछ वक्त के लिए जो है सोस्त और गुलमित के इलाकों में जा रहे हैं ताकि वहाँ पर ये सर्दियाँ गुजार सकें और वापस अपने इलाके में आ सके। यहाँ पर अभी इब्तदाई तौर पर जो है रिलीफ का काम इस वक्त जारी है हुकूमती सतह पर, और मुख्तलिफ NGOs और मुकामी लोग अपनी मदद के तहत इन लोगों की मदद कर रहे हैं, यहाँ पर इनके लिए इमदाद पहुँचा रहे हैं, लेकिन वक्ती तौर पर ये कर रहे हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में जो है हुकूमती इमदाद के ये मुंतज़िर है। ज़ाहिर है अभी तो इतनी हार्श टेरेन है एज इट इज, सर्दी का कोई और लेवल है तो कितनी कंपाउंड हो चुकी होंगी प्रॉब्लम। साजिद अली बेग साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वज़ीर दाखिला हैं गिलगित बल्तिस्तान के। बहुत शुक्रिया बेग साहब। एक हफ़्ता कबल के ज़लज़ले के बाद से वादी चपरसून में जो खबरें आ रही हैं वो ज़ाहिर तशवीशनाक हैं। अभी क्या हालात हैं आपकी रिपोर्ट के मुताबिक और कितने लोग मुतासर हुए हैं? डू यू हैव अ नंबर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया, आपने चुपुरसन के ज़लज़ले के हवाले से आज मुझे नबकुशाई का मौका दिया। ये यकीनन हमारे गिलगित बल्तिस्तान की तारीख में दूसरा बड़ा ज़लज़ला है जिसमें इतने बड़े पैमाने पर तबाही हुई। वहाँ पे वाकई बहुत बड़ा डिज़ास्टर हुआ है। आलमोस्ट 150 के करीब घर डैमेज हुए हैं और बाकी मानदा घर पार्शियल डैमेज है। इस वक्त वहाँ पे शदीद सर्दी है। इस वक्त टेम्परेचर -18 to 25 तक जाता है और वहाँ पे रिलीफ ऑपरेशन में काफ़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। अगरचे गवर्नमेंट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान ने अपनी तमाम रिसोर्स को मोबिलाइज करके रिलीफ ऑपरेशन में अपना भरपूर हिस्सा डाल रही है, जिसके साथ साथ हमारे दीगर इदारे आका भी इसमें हमारी मुआवनत कर रहा है। आका की तरफ से हेली ऑपरेशन स्टार्ट के पहले दिन में हुई थी, उसके बाद मौसम की ख़राबी की वजह से वो भी अब नहीं हो पाई है। वहाँ पे इस वक्त जो वाटर चैनल्स हैं वो जो आलमोस्ट तकरीबन 5 के करीब हैं जो फुली डैमेज हो चुके हैं। इनकी रिस्टोरेशन तो फ़िलहाल मुमकिन नहीं है क्योंकि इस वक्त शदीद सर्दी के वहाँ पे इस वक्त है और यहाँ पर सीमेंट का काम हो नहीं सकता है। उसके लिए अल्टरनेट अरेंजमेंट से इंशाल्लाह गवर्नमेंट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान कर रही है। दीगर जो वहाँ पे जो इश्यूज़ हैं हेल्थ के हवाले से, तो हेल्थ डिपार्टमेंट को ऑलरेडी इंस्ट्रक्ट किया जा चुका है कि वो अपनी हेल्थ फैसिलिटी को वहाँ पे इस्टेब्लिश करें और वहाँ पे इमीडिएट जो इनकी नीड है उसको एड्रेस किया जाए। अच्छा, ये तो बड़ी कंसर्निंग बातें हैं और ख़ास तौर पे क्योंकि सैकड़ों ख़ानदान जो हैं वो अभी तक रिलीफ का भी इंतज़ार कर रहे हैं। ये बताएं कि इस खित्ते में ज़लज़ला अब बज़ाहिर रूटीन सा बन गया है ज़लज़ला आना, पहले भी कई वाक़यात देखे गए हैं, तो क्या वक्त आ गया है कि मुकम्मल सर्वे किया जाए, माहिरीन को शामिल किया जाए, एक्सपर्ट्स को, और आबादियों की मुस्तकिल नकल मकानी का ऑप्शन जो है वो भी खोला जाए? बिकॉज अगर तो ये टेरेन ही ऐसी है और रेगुलरली ज़लज़ले आ रहे हैं तो कुछ तो सोचना पड़ेगा आबादी के लिए। जी, ये इलाका इससे पहले भी वहाँ पे ज़मीन धमाकों की आवाज़ें सुनी जा चुकी हैं और गवर्नमेंट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान ने जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान के ताउन से यहाँ पे एक सर्वे भी करवाया था जिसकी रिपोर्ट ये थी कि सच वहाँ पे कोई ऐसा डेंजर नहीं है। रिसेंट जो एक्टिविटी हुई है उसकी वजह से हम काफ़ी खौफजदा हैं और ये खौफजदा माहौल इस वक्त वहाँ पर चुपरसन में भी पाया जाता है, चूँकि धमाके शुरू से होते रहे, कई सालों से होते रहे वहाँ पे, लेकिन ऐसा डैमेज नहीं हुआ था। अब तो ये नहीं पता कि आया ये धमाकों की वजह से ये ज़िले आए या ज़िलों का अपना एक वो ज़िले आने की अपनी दूसरी वजूहत भी हो सकती हैं। बहरहाल इस पर जो एक्सपर्ट्स हैं वही तबसरा कर सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान ने इस वक्त वहाँ पे एमरजेंसी डिक्लेयर की हुई है और उन तमाम लोगों को जहाँ वहाँ से रीलोकेट होना चाहते हैं उनके साथ हम काम कर रहे हैं। वहाँ की लोकल काउंसिल है चुपरसन में जिनके साथ हम मिलकर काम कर रहे हैं और हमारी रिलीफ जो आइटम्स हैं उनके थ्रू डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, क्योंकि उनका एक प्रॉपर मैकेनिज्म है, उनके पास तमाम उन इफेक्टिव्स की लिस्ट है। डुप्लीकेशन ना हो इस हवाले से हमने इनको ऑन बोर्ड लिया हुआ है और हम उनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं। जहाँ तक रही बात साहिद साहब के ऑर्गेनाइज हैं वहाँ की लोकल कम्युनिटीज के इस किस्म के काम हो, बिकॉज दिस इज मेजर वर्क, और स्पेशली
वो एरिया जो है, जो लोकेशन है, पहाड़ी इलाका है, मुश्किल है डेफिनेटली. एंड यू आर राइट. about -18 डिग्री राइट नाउ. लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट -18. बहुत शुक्रिया साजिद अली बेग साहब. मौसम की मुश्किल, दूसरा ये मुश्किल. अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है. हाँ, खैबर इसकी पख्तूनख्वा की वादी तीरा से आबादी के इनखला का मामला एक मुअम्मा बना हुआ है. बड़े ही हार्ट रेंचिंग विजुअल्स तो हमें देखने को मिल रहे हैं, लेकिन इनखला कौन करा रहा है, क्यों करा रहा है? या लोग खुद ही दहशतगर्दी से तंग आकर, या अगर उनके यहाँ स्पेसिफिक टारगेटेड ऑपरेशंस हो रहे हैं तो उनकी वजह से एक अनरेस्ट पैदा हुआ है, नए बट ये सारा क्वेश्चन मार्क है ना. लेकिन इन दीज हार्श वेदर कंडीशंस पीपल मूविंग आउट ऑफ देयर होम्स इज अ बिग क्वेश्चन. अच्छा, आपको बताएं कि वफाकी हुकूमत और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमतें इनखला की जिम्मेदारी एक दूसरे पर डाल रही हैं. तो अब ये भी नहीं पता कि किसके ऑर्डर पे या किसके कहने पे हो रहा है, या फिर इंडिजिनसली खुद ही कर रहे हैं. वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने इतवार को खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के दावों को गुमराहकुन करार दिया कि वादी तीरा को फ़ौज के अहकामात पर खाली करवाया जा रहा है. उन्होंने सख्ती से तरदीद की कि वफाकी हुकूमत या मुसल्लह अफवाज की जानिब से तीरा को खाली करवाने का कोई हुक्म जारी नहीं किया गया. ये सूबाई हुकूमत का और मकामी जिरगे का फैसला था. अब एग्जैक्टली उनके क्या अल्फाज थे, ये सुने. कर लेते हैं वादी तीरा में जो मामला हुआ उस हवाले से. कल हुकूमत ने इस बात का बड़ी सख्ती से नोटिस लिया कि वादी तीरा में नकल मकानी को फौज से जोड़ना और ये कहना कि जी ये फौज करवा रही है, सरासर गलत, बेबुनियाद, मन घड़त है. और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के रिलीफ बहाली के डिपार्टमेंट का एक नोटिफिकेशन सामने आया जिसमें 4 अरब रुपया रखा गया है. जो लोग रज़ाकाराना तौर पे नकल मकानी करना चाहते हैं मौसम की सख्तियों को देखते हुए और दीगर मामलात को देखते हुए, तो उस पे जो डीसी खैबर हैं उन्होंने भी इसकी क्लैरिफिकेशन दी है. एक जिरगा हुआ, उसमें जो रज़ाकाराना तौर पे लोग वहां से जाना चाहते थे, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस होते हैं और वो एरिया स्पेसिफिक होते हैं. उसके अलावा कोई ऐसे ऑपरेशन का तासर देना कि जी फौज ऑपरेशन करने जा रही है इसलिए वो खाली करा रही है इलाके को. आईबीओज होते रहते हैं, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस, और वो चलते रहते हैं और उनकी रिजल्ट्स भी सामने आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि लोग. अच्छा, दूसरी तरफ सूबाई हुकूमत और वहाँ पीटीआई की हुकूमत है. पीटीआई के अब भी वादी तीरा से ज़बरदस्ती लोगों के इनखला के दावों पर कायम हैं. शफी जान क्या कह रहे हैं, सुन लीजिए. जब इनके साथ बात हो रही थी 24 अरकान के साथ, ये राजी नहीं थे. इनमें कुछ को उठाया गया है. कौन बात कर रहा था इनसे? आईजीएफसी बात कर रहा था और कोर कमांडर बात कर रहा था. जब उन्होंने ये डिमांड रखी कि हमें तो फैसिलिटेट सूबाई हुकूमत करेगी, तो तब जाके सीएस ने और डीसी ने इस पे साइन किया. और सीएस जो होता है वो वफाक का नुमाइंदा होता है, ये भी आपके जहन में होना चाहिए. ये सारा जो है ये इनके गले पड़ रहा है. अब ये इस बयानिए से भाग रहे हैं, लेकिन हम इनको भागने नहीं देंगे. हम एतवार के दिन खैबर के तमाम लोगों को बुला रहे हैं, फिर हम एक पुख्तूनों का जिरगा करेंगे जो सारी चीजें अपनी कौम के सामने आपके नॉलेज में. अच्छा, लोगों के लिए तो फिर ज़रा कन्फ्यूजन ही होगी कि वो कर भी रहे हैं और किसके अहकामात हैं, और पता है कि हुकूमतें जो हैं वो भी ऊपर बन नहीं रही किसी की किसी से. लेट्स टॉक अबाउट दिस. इख्तियार वली ने हमें ज्वाइन किया है, मुशीर वज़ीर आज़म बराए इत्तलात हैं. सबसे पहले तो आपसे इस इशू की ही बात कर रहे हैं कि जो वहाँ पैदा हुआ है वादी तीरा से लोगों की शिफ्टिंग के दौरान जो हालात रिपोर्ट हो रहे हैं, मौसम की जो सख्तियाँ सामने आ रही हैं, आप तक भी ऑब्वियसली खबरें तो ये पहुँची होंगी. सूबाई हुकूमत तो कुछ कर रही है और होपफुली कुछ कर रही होगी. क्या वफाकी हुकूमत का इस रिलीफ और रेस्क्यू में बड़ा किरदार नहीं होना चाहिए? वहाँ लोग बड़ी मुश्किल में हैं. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया. सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि वादी तीरा में जो ऑपरेशन हुआ है, ये जो जबरी इनखला हुआ है, मैं बात इनखला की करूंगा, जबरी इनखला का करूंगा, क्योंकि इस सख्त और नामसाद हालात में ठिठुरती सर्दी में लोगों को डिस्प्लेस करना अपने घरों से, इसका न वफाकी हुकूमत ने सूबाई हुकूमत से कहा था और ना ही पाक फौज ने कहा था. ये सूबाई हुकूमत की कुली तौर पर अपना कोई प्लान है, अपनी कोई जिम्मेदारी है, और उसकी वजह क्या है वो भी मैं आपको बात बताता हूँ. जब एपेक्स कमेटी का इजलास बुलाया गया था तो उसकी सदारत वज़ीर आला सुहेल अफरीदी ने की थी और उन्होंने खुद चेयर की थी. 24 रुकनी कमेटी की मीटिंग अगर कभी हुई है तो कमिश्नर के साथ हुई है, मीटिंग अगर हुई है तो डीसी के साथ हुई है. तो सबसे पहले अगर वहाँ से इनखिला हो रहा है तो वो भी डीसी की और सूबाई हुकूमत की छतरी तले हो रहा है, उन्हीं की मर्जी से हो रहा है. और
इसके लिए पैसे भी जो 4 अरब रुपए हैं वो भी सूबाई हुकूमत ने फराहम किए हैं, बावजूद इसके कि वजीर आला बार बार ये कहते थे कि हम ना कोई ऑपरेशन करने देंगे ना हमारे होते हुए कोई ऑपरेशन हो सकता है। तो मेरे ख्याल में जो इन्होंने ब्लंडर मारा है वो इसलिए मारा है कि ये लोग पाक फौज के खिलाफ वहाँ पर लोगों में नफरत पैदा कर सकें, रियासत के खिलाफ बगावत पैदा करें और वफाकी हुकूमत के खिलाफ लोगों को उकसा सकें। ये इनका इसमें एक पॉलिटिकल मोटो था, पॉलिटिकल इनका एक टारगेट था, ये अचीव करना चाहते थे, लेकिन वो कभी भी ये अचीव नहीं कर सकेंगे। मैं समझता हूँ कि इनको ये चीज़ें देख लेनी चाहिए थी कि अपनी सियासत, बल्कि मैं कहूँगा गंदी सियासत को दवाम बख्शने के लिए जिस तरह इन लोगों की ज़िंदगी से खेला गया, उनकी जान और माल के साथ इन्होंने खिलवाड़ किया, मेरे ख्याल में ये बहुत जुल्म है, बहुत बड़ी ज़्यादती है। सुहेल अफरीदी को फ़ौरन चाहिए कि वो कौम से माफ़ी मांगे, अफरीदी कबाइल से, पश्तून कौम से और खैबर पख्तूनख्वा से और पूरे पाकिस्तान से बाशमूल पाक फ़ौज और रियासत पाकिस्तान से माफ़ी उनको मांगनी चाहिए। इख्तियार साहब, अब आपका मौक़िफ़ बिल्कुल उलट है जो वो कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वफाक और हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनकी वजह से यहाँ लोगों को घर छोड़ने पड़ रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि ये बाकायदा मज़मूम प्लानिंग के तहत हुआ है ताकि फ़ौज के ख़िलाफ़ और वफाकी हुकूमत के ख़िलाफ़ लोगों के जज्बात को भड़काया जा सके। आप हमें ज़रा ये समझा सकते हैं, आपने अपनी समझाने की कोशिश की है कि यहाँ से लोग क्यों मूव आउट हो रहे हैं, किस प्लान के तहत, किस मुआहदे के तहत हो रहे हैं? इसमें कोई भी एक दूसरे की, सब एक दूसरे पर जिम्मेदारी डाल रहे हैं और कोई नहीं मान रहा कि लोग क्यों घर छोड़ रहे हैं। देखिए मैं आपको कैटेगोरिकली ये बात बताना चाहता हूँ कि पाक फौज ने या वफाकी हुकूमत ने अगर इनको ये कहा है कि आप जगह खाली करें या आप जो है तो जबरी इनको यहाँ से नकल मकानी पर मजबूर करें, तो ये सबूत पेश करें। अगर नहीं है तो इसका मतलब ये है कि ये इनका फरमाइशी प्रोग्राम था सुहेल अफरीदी हुकूमत का। इसके साथ हमारा या पाक फौज का कोई लेना देना नहीं है। मैं पाक फौज के ज़िम्मेदार लोगों से मीटिंग करके बात करके उसके बाद आपको ये बात मैं ज़िम्मेदारी के साथ बता रहा हूँ कि पाक फौज का इस जबरी नकल मकानी के साथ कोई ताल्लुक नहीं था। ऐसा जब भी कभी बड़ा ऑपरेशन होता है, लाइक माजी में जैसे ऑपरेशन ज़रब अज़ब हुआ है, रद्दुल फसाद हुआ है, इस जैसे बड़े ऑपरेशन के लिए सबसे पहले तो वहाँ पर बड़ी तादाद में फ़ौज जाती है। अभी तक तो तीरा में पाक फौज कि जो IBOs के लिए वहाँ पर वो मौजूद है वही फौज है, कोई एक्स्ट्रा फौज की नफरी तो वहाँ पर डिप्लॉय ही नहीं हुई है। तो फिर इन लोगों को जबरीन खिलाफ पे क्यों मजबूर किया गया? फिर वही बात आती है कि इन्होंने एक बयानिया बनाना था पाक फौज के खिलाफ, तमाम कबायली इलाकों में, ज़िलों में और अवाम में एक नफरत पैदा करनी थी और उसको मजीद एम्पलीफाई करने के लिए इन्होंने AI जनरेटेड वीडियोस आपने देखी होंगी जो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रही है, इन्होंने बनाई है और उसको ये लोग सर्कुलेट कर रहे हैं, स्प्रेड कर रहे हैं, जो मैं समझता हूं कि सियासत और फिर गंदी सियासत को दवाम बख्शने के लिए पाकिस्तान की रियासत के साथ अपनी फौज पर हमला करके, ये कौन सी सियासत है? अपनी वफाक के खिलाफ लोगों में नफरत पैदा करना ये सियासत नहीं है। दिस इज कॉल्ड डर्टी पॉलिटिक्स। ये गंदी सियासत है, गलीज और बदबूदार सियासत है। अच्छा इख्तियार वली साहब, ये भी बता दें क्योंकि ये तो हमें नज़र आ रहा है कि एक बार फिर हम देख रहे हैं कि इस्लामाबाद और KP हुकूमत जो है उसके मामलात डेडलॉक की सूरत हाल है। टोटल दहशतगर्दी का मिलकर मुकाबला करना है तो मिलकर बैठना भी पड़ेगा, तो वो समझ नहीं आ रही कि क्यों नहीं बैठ रहे साथ। वफाकी हुकूमत एज अ बिगर हुकूमत, उनको थोड़ी सी शायद लचक दिखानी चाहिए ताकि कोई बातचीत हो, कोई बात पे मुआहदे हो, बात आगे बढ़े। वफाकी हुकूमत की तरफ से तो लचक ही लचक है। सूबाई हुकूमत कोई अपना किरदार बताए। सूबाई हुकूमत के पास तो करने को इश्क इमरान के अलावा कोई काम है ही नहीं। वजीर आला साहब जो हैं वो तो उनको तो 804 का 104 बुखार हुआ है, वो तो इश्क इमरान में मुब्तला है। उनको तो इश्क पाकिस्तान से या इश्क पख्तूनख्वा से कोई लेना देना नहीं है, वो उनको तो उनसे फुर्सत नहीं मिलती। मैं फिर कहता हूँ, कैटेगोरिकली कहता हूँ कि अगर आपने हमारे कहने पर लोगों को जबरी तौर पर निकाला है, आप बेशक उनको वापस ले जाइए, आप ले जाए, हमें उस पर कोई एतराज़ नहीं है, पाक फौज को भी उस पर कोई एतराज़ नहीं है।
पाक फौज ने तो कैटेगोरिकली ये बात कर दी थी कि दहशतगर्दों की निशानदही करें, या फिर आप उनको खुद निकाल लें, या फिर हमें ऑपरेशन करने दें। तो ऑपरेशन तो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन तो पूरे मुल्क में हो रहे हैं। कोई बड़ा ऑपरेशन जिसको आप कॉम्बिंग ऑपरेशन का नाम दे सकते हैं वो तो नहीं है। तो मेरे ख्याल में सुहेल अफरीदी को कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए, पाकिस्तान से माफ़ी मांगनी चाहिए, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम से माफ़ी मांगनी चाहिए, उनको सीधा वज़ीर आज़म हाउस जाना चाहिए, वहाँ पर बैठे वज़ीर आज़म आपको फिर इस मसले में जहाँ बंद गली में आप फंस चुके हैं आपको निकालने का रास्ता दे सकते हैं, और इसके अलावा कुछ नहीं। और हमारी कोई इख्तियार वली साहब वज़ीर आज़म आपकी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, और अगर कोई है तो सबूत पेश करें, और ये तमाम तर सूबाई हुकूमत की प्लानिंग के तहत और उनकी मर्जी और मंशा के तहत हो रहा है। और इनफैक्ट आपने माफ़ी का मुतालबा भी किया है। दिस इज़ लिटरली गेटिंग कॉम्प्लिकेटेड नाउ। वैसे दिस शुड नॉट बी वेरी हार्ड टू फाइंड आउट कि ये क्यों हो रहा है। एंड यू नो इन दिस कॉम्प्लिकेशन ये जो पॉलिटिकल रिफ्ट है कौन सफ़र करता है? पीपल ऑफ द एरिया, पीपल ऑफ द रीजन। हालात देखे तो उस जगह के मतलब सर्दी का ही आलम देख लें तो सफ़र तो वही करेंगे। और फिर ये भी दे आर बीइंग प्लेड, लाइक कौन दे रहा है ये ऑर्डर्स कि निकलो यहाँ से। वैसे इट शुडंट बी सो हार्ड टू फाइंड आउट इन एनी केस। नहीं, इसको तो सीरियसली लेना चाहिए, बिकॉज पीपल आर रियली इमोशनल अबाउट दीज विजुअल्स, और जो हकाइक सामने आ रहे हैं उनकी मुकम्मल जांच पड़ताल के बाद आवाम के सामने कौम के सामने रखना चाहिए। ये एक आध प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये मामला नहीं हल होगा, इस पर तो प्रॉपर क्लैरिफिकेशन आनी चाहिए, बिकॉज दिस कैन ग्रो इनटू समथिंग रियली अनवांटेड दैट वी वांट right now. कराची में आग की नज़र होने वाले गुल प्लाजा में सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया है। इस बारे में भी हम आगे चलकर आपको अपडेट करेंगे सर्टनली, लेकिन हम बसंत की बात करें अभी, because we have some updates regarding हाँ, we do that. want to, of course। जो अभी हमने बात आपने शुरू किया उस पर भी हम डिटेल में बात करेंगे, हमारे गेस्ट भी होंगे। लेकिन यस, बसंत के लिए जी बड़े डायरेक्टिव्स आ गए हैं, और सबसे एक आपने देखा होगा एक सोशल मीडिया पे सर्कुलेट भी हो रही है, एक लिस्ट ऑफ सॉन्ग्स है जो कि आपको पता है ना कि वो भी Which are ममनू, और आपको पता है रजिस्टर्ड दुकानदार हैं जहां से डोर और पतंगें खरीदी जा सकती हैं। सेफ्टी रॉड्स भी ट्रैफिक पुलिस को इंस्ट्रक्शंस दे दी गई हैं। That is very good actually, you know, this is very effective as well. रॉड्स जो हैं वो ट्रैफिक पुलिस की तरफ से दी जाएंगी। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग पार्ट इज दैट सीएम पंजाब ने यह ऐलान किया है कि इन तीन दिनों में anywhere and everywhere that you want to travel in the city, so that आपको अपनी बाइक ना यूज करनी पड़े, the transport is going to be free. The transport is going to be free, and not only Orange Line and electric buses and metros are going to be free, but also multiple private cab rides are going to be free, and multiple rickshaws are going to be free. So transport is free for 3 days in Lahore, my friend. अच्छा जी, डिप्टी कमिश्नर लाहौर कैप्टन मोहम्मद अली एजाज ने हमें ज्वाइन किया है, और हम वी आर वेरी इम्प्रेस्ड विद ऑल द अरेंजमेंट्स दैट आर टेकिंग प्लेस। आपसे तो सबसे पहले हम यही पूछना चाहते हैं कि ये आपको क्या अनप्रेसिडेंटेड अरेंजमेंट्स लग रही हैं, क्योंकि इतलात तो यही मिल रही हैं कि बसंत से पहले ही शहर में पतंगबाजी वगैरह जो है वो भी देखी जा रही है। ऑब्वियसली एक एक्साइटमेंट तो है, मतलब कैसे रोका जा सकता है? तो क्या इस पर सख्ती होगी या कुछ दिनों के लिए आप लचक दिखा देंगे? चलें ठीक, बसंत आने वाली है और लोग ज़रा प्रैक्टिस कर रहे हैं। बिल्कुल, इस पे रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के तहत ये बसंत मनाने जा रही है अंडर कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट, ताकि एक सेफ़ और प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट में लोग इस त्यौहार को एंजॉय कर सकें। और इसमें हम फुल इन्फोर्समेंट रखेंगे, जो भी सिक्योरिटी रेगुलेशंस हैं और जो भी नोटिफिकेशंस और गाइडलाइंस हमने दी हैं, और इसमें हमारी आवाम से भी अपील होगी कि हमारे साथ ताउन करें ताकि एक अच्छा त्यौहार और एक अच्छे तरीके से हम मना सकें। कोशिश तो देखिए, हम भी यहाँ इंकरेज ही कर रहे हैं लोगों को कि सब ताउन करें, सबके ताउन से ये कामयाब त्यौहार हो सकता है, ये महफूज त्यौहार हो सकता है। अब बसंत के दौरान सबसे बड़ा इशू यही रहता है कि जो सड़कों पे ट्रैवलर्स मौजूद हैं, पर्टिकुलरली मोटर बाइक वाले, वो महफूज रहें। अब ये हिफाजती वायर के बारे में भी बता दीजिए, हाउ वुड यू मेक श्योर कि एवरी बाइक इन द सिटी हैज़ दैट सेफ्टी रॉड? क्या क्या किया जा रहा है इस ज़मीन में? बिल्कुल, ये लोगों की ज़िंदगियों का मामला है, तो इसमें हम इसको बिल्कुल 100% इंश्योर करेंगे। और इस पे गवर्नमेंट ने 1 मिलियन के करीब फ्री रॉड्स भी देने शुरू कर दिए हैं, और उस दिन हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी फ्री चलाएंगे ताकि लोग इसका इस्तेमाल ज़्यादा करें और अपने आप को महफूज बना सकें। देखें, जो कानून के मुताबिक
जो तरीक़ाकार है उसके मुताबिक इन्फोर्समेंट हम करेंगे और उसमें हम पुलिस को अपनी जो दूसरी इन्फोर्समेंट जो अथॉरिटीज़ हैं उनकी सपोर्ट भी देंगे, जैसा कि पैरा फोर्स है और जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी फील्ड में होगी ताकि इन्फोर्समेंट को यकीनी बनाया जा सके और लोग आराम से एक सेफ़ तरीके से बसंत मना सकें। इंशाल्लाह ऐसे ही हो। बहुत बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग विद अस। लेकिन ये जो सेफ्टी वायर की बात कर रहे हैं ना, पर लोगों को खुद भी थोड़ा सा सोच लें। एक बसंत का अगर त्यौहार चल रहा है, अगर आपको किसी ने नहीं भी दी वायर, खुद लगा लें। वायर ही है ना, you know what's happening around you. Eventually get it. It is for free. पहले आपने वो गुल प्लाजा की बात शुरू की थी, तो उस पर ज़रा हम मज़ीद बात करना चाहते हैं। और कराची में आग की नज़र होने वाले गुल प्लाजा में सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो मुकम्मल कर लिया गया है और अब जो बिल्डिंग है इमारत, उसको सील करके एतराफ़ में लोहे की शटरिंग लगाई जा रही है। आई डू हैव क्वेश्चंस अबाउट दैट दो, बट एनीवे आपको बताएं कि कल आग लगने के वाक़े की FIR भी सामने आ गई है, जिसमें आग लगने का वक्त 17 जनवरी रात 10:15 लिखा गया। सरकारी मुद्दत में दर्ज इस मुकदमे में कत्ल खता और दीगर दफात शामिल की गई हैं। FIR में वाज़ेह तौर पर लिखा गया है कि गुल प्लाजा में आग बुझाने हंगामी हालात से निपटने के इंतजाम नहीं थे। अब तो लिटरली वो बंद दरवाजों की वीडियोस भी सामने आ गई हैं रेस्क्यू एहलकारों ने जो जारी की हैं, जिसमें ताले पड़े हुए हैं। एंड देन आप सोचने पे मजबूर होते हैं कि ये दरवाजे क्यों ना बर वक्त खुल सके, ये दरवाजे बंद कर, मतलब लिटरली इससे तो ये इंप्रेशन आता है कि दरवाजे बंद हुए और बस आग लग गई। इमरजेंसी एग्जिट भी बाय द वे नहीं था, ये भी आपको बता दें। और DC साउथ ने कल बताया कि उनके पास 79 लापता अफराद की इत्तलात थी। अब तक 73 लाशों की बाकियात बरामद की जा चुकी हैं। अच्छा, और सिंध हुकूमत के हवाले से भी आपको बता दें कि सिंध हुकूमत की तरफ से सानिया गुल प्लाजा के दुकानदारों को 2 माह में दुकानें देने के ऐलानात किए जा रहे हैं और हर दुकानदार को 1 करोड़ रुपए का कर्ज मिलेगा। दिस विल बी अ लोन, जिसका सूद जो है वो सिंध हुकूमत अदा करेगी। ये तो कल आपने परसों CM साहब को भी सुना होगा ये कहते हुए भी दिए जा रहे हैं इनिशियली, ताकि 2 माह का उनका घर का खर्चा कवर किया। लेकिन ये सारी बातें अपनी जगह, वाकई में जो जानी नुकसान हुआ है कोई इसे फरामोश करने को तैयार भी नहीं है और सिंध हुकूमत बदस्तूर तनकीद की जद में है। पहला सवाल यही किया जा रहा है कि आग लगने के बाद इंसानी जानों को क्यों ना बचाया जा सका। सवाल तो बहुत हैं, मतलब जितनी देर में फायर ब्रिगेड और ये सर्विसेज वहाँ पहुँची हैं, दैट इज़ ऑल्सो टू मच। उसको भी वो भी एक प्रैक्टिस में चीज़ आनी चाहिए कि विद इन मिनट्स ये काम शुरू हो जाना चाहिए, आग को बुझाने वाला, जो कि हमने क्लियरली यहाँ नहीं देखा। तर्जुमान MKM का कहना है कि गुल प्लाजा इंक्वायरी के लिए पंजाब से फोरेंसिक टीम बुलाना सिंध हुकूमत की नाकामी का इतराफ़ है। सिंध फोरेंसिक साइंस लैब 2020 से फाइलों में दफन है, जिस पर अरबों रुपए खर्च कर दिए गए। गवर्नर सिंध ने भी हुकूमत को आड़े हाथों लिया, ये तक कहा कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अफसरान शिकार खेलने जनूबी अफ्रीका जाते हैं। नहीं, ताली कोई नहीं बजाए यार, ये तालियां बजा बजा के तो आपने हमारी आदतें खराब की हैं। हम सिर्फ ताली बजवा के, झंडे लगवा के, वोट मांग के, अपनी सीटें लेकर, कोई MPA, कोई MNA, कोई गवर्नर, कोई CM, और हम बड़े बस गाड़ियों में शू शू आए और चले गए। कोई ताली नहीं बजाए। हमें गालियां दें आप लोग, तब हम सुधरेंगे। मारे पकड़ के हमें, तब हम सुधरेंगे। 80 लाशें जल गई हैं, जले हुए लोगों पे सियासत कर रहे हैं। कोई कह रहा है 1947 में ये हुआ, कोई कह रहा है 2006 में यूं बना यूं बना। अबे बनने का नहीं पूछ रहे, आग क्यों नहीं बुझी ये पूछ रहे हैं ये लोग कि हमारे लवाकिन जल गए, बचाने कोई नहीं आया, ये पूछ रहे हैं। तुम कह रहे हो पैदा कब हुए? कोई अकल का सवाल करने वाला है? क्या हो गया है अवाम को, क्या हो गया है? सवाल ये करे कि आग क्यों नहीं बुझी, सवाल ये करे रेस्क्यू क्यों नहीं हुआ। आग तो लगती रहती है बकौल इन्हीं रहनुमाओं के। चले आग लगाई गई, आग लग गई, आग बुझाई क्यों नहीं गई? रेस्क्यू क्यों नहीं पहुंचा? अंदर क्यों नहीं घुसे? दरवाजे तोड़ने वाले कहाँ थे? यहाँ तुम पूरी पूरी बिल्डिंगें गिरा देते हो अगर पैसे ना मिले। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के लोगों की लिस्ट में दूं जो साउथ अफ्रीका सिर्फ शिकार खेलने जाते हैं लाखों डॉलर का। ये सवाल हमारा भी था कि दरवाजे क्यों नहीं तोड़े गए, लेकिन ये सवाल हमारा पहले दिन से था। मतलब इतने दरवाजे सारे लॉक्ड पड़े हुए हैं, ऑलमोस्ट एज इफ के I don't want to say it, but looks like it's on purpose. अब्दुल्ला, इतने गर्म हो चुके थे दरवाजे, आपको पता है ना। नेक्स्ट बल्कि 2-3 दिन बाद जब हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट खुद उस बिल्डिंग में गए थे तो वो चल नहीं सकते थे कि वो इतना गर्म था। कुछ तो खोल दिए जाते हैं, मतलब 4 तो इजाफी खोल दिए जाते हैं। आई एम थिंकिंग, और जो हमने वीडियोस देखी हैं, लोगों में उस वक्त भी जो इधर से उधर धुएं में भाग रहे थे, एक थोड़ी सी उम्मीद थी कि हम निकल जाएंगे। यू डोंट रियली थिंक दैट यू आर गोइंग टू गेट स्टक एंड डाई। जो लोग वहाँ काम करते हैं उन्हें रास्तों का तो पता ही होता है, लेकिन अगर वो रास्ता ढूंढ कर वहाँ पहुंचे और आगे से दरवाज़ा ही बंद हो तो क्या करेंगे। खैर, उधर एक और पेशरफ्त ये सामने आई है कि MKM पाकिस्तान के अहम वज़रा, तमाम अरकान सिंध असम्बली और कई रहनुमाओं की सिक्योरिटी अचानक वापस ले ली गई है, जिनमें वफाकी वज़ीर
खालिद मकबूल सिद्दीकी, फारूक सत्तार, मुस्तफ़ा कमाल, अनीस कायम खानी भी शामिल हैं। MQM ने इस पर इजहार तशवीश करते हुए आज हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस 4 बजे तलब की है। कई MQM रहनुमाओं ने कहा है कि सिक्योरिटी वापस लेने की वजह नहीं बताई गई। ऐन मुमकिन है कि सानेहा गुल प्लाजा पर सिंध हुकूमत पर तनकीद वजह बनी हो। दूसरी तरफ सिंध हुकूमत के मुताबिक इंक्वायरी कमेटी ने काम शुरू किया है। हक़ाइक़ सामने आने के बाद ही जिम्मेदारों के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी। अच्छा, माजी गवाह है कि इंक्वायरी कमेटियों से पहले कभी कुछ नहीं निकला और शायद यहाँ भी हालात जो हैं वो मुख्तलिफ नहीं होंगे, इसलिए हम भी यही कहते हैं कि लाइक डोंट होल्ड योर ब्रेथ, यहाँ कुछ खास होने नहीं वाला। MQM अपने मुतालबे पर कायम है कि सानेहा की जुडिशल इंक्वायरी कराई जाए। वज़ीर आला सिंध भी समझते हैं कि इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट के बाद ही कोई एक्शन होगा। सुने। इंक्वायरी कमेटी जो बनाई गई है वो हर एस्पेक्ट को देखेगी ज़रूर, और मैं तो ये कहूँगा, आपने बात की कि ऐसे शवाहिद हैं, तो मैं ये भी कहूँगा इंक्वायरी कमेटीज़ में होता है कि लोग खुद जाके बता सकते हैं। अगर किसी के पास कोई भी ऐसा सबूत है वो मेहरबानी करके इंक्वायरी कमेटी में जाके दे, चाहे वो मेरे ख़िलाफ़ क्यों ना हो, चाहे मेयर के ख़िलाफ़ क्यों ना हो, प्लीज़ दे। हमें अपनी इस्लाह भी करनी है और अगर हम जिम्मेवार हैं हमें सज़ा भी कबूल है। अच्छा, साथ ही आपको बता दें कि सानेहा गुल प्लाजा में जहाँ बहक होने वालों के लवाहिकीन जो हैं ऑब्वियसली वो चाहते हैं कि जितनी जल्द हो अब उनके प्यारों की शनाख्त हो सके, और अभी तक सिर्फ 23 लाशों को शनाख्त के बाद लवाहिकीन के हवाले किया गया है और नेचुरली उसके लिए एक फोरेंसिक्स की रिक्वायरमेंट होती है और उसका अहवाल तो आपको पता ही है कि सिंध में क्या है। सो वी नीड टू नो ऑल ऑफ व्हाट इज़ हैपनिंग। और हमें ज्वाइन की है इस वक्त सादिया जावेद साहिबा ने, जो कि सिंध गवर्नमेंट की। सादिया साहिबा, सबसे पहले तो यही आपसे जान लें कि MQM के वज़रा हों या फिर दीगर आपके सिंध में मेंबराने सिंध असम्बली हों, इनकी सिक्योरिटी अचानक क्यों वापस ले ली, क्या हुआ? थैंक यू वेरी मच। ये बहुत लेट नाइट ख़बर रिपोर्ट जियो चैनल पे हुई थी, मैंने भी देखी थी। मैं उस वक़्त कांटेक्ट नहीं कर सकी, तो मुझे नहीं पता कि इसके पीछे असल वजह क्या है। हो सकता है कि शहर में पुलिस, जैसे कि हम सभी कहते हैं कि जी शहर में पुलिस कम है, तो हो सकता है कि उस वजह से विड्रॉल हुआ हो। बाकी ऐसी कोई वजह है नहीं। अगर MQM वाले ये कहते हैं कि जी हम तनकीद कर रहे हैं, हम बयानबाजी कर रहे हैं, हम सियासत कर रहे हैं, तो इसलिए विड्रॉल हो गया, तो सियासत तो आप हमेशा करते हैं, हमारे खिलाफ ही करते हैं। सॉरी, हम तो सिक्योरिटी की जरा बात कर रहे हैं और उसकी एक डिटेल मांगना चाहते हैं। तो आपको नहीं पता चल सका कि ये क्या हुआ, लेट नाइट हुआ, तो क्या आपकी भी जैसे सिक्योरिटी है वो भी वापस ले ली गई है, सूबाई वुज़रा जो है उनकी भी वापस ले ली गई है, क्योंकि आप कह रही हैं ना कि शॉर्टेज है। सो जस्ट क्यूरियस, क्या आप सारों की सिक्योरिटी वापस ले ली? एक तो पहली बात ये है कि मेरे पास कोई सिक्योरिटी नहीं, एज स्पोक्स पर्सन भी और एज MPA मेरे पास कोई सिक्योरिटी नहीं है। सिंध के MPAs जो गवर्नमेंट बेंचेस पे हैं उनके पास कोई सिक्योरिटी नहीं है। मिनिस्टर्स के साथ एक मोबाइल होती है, वो ज़रूर होगी, लेकिन MQM वालों के पास एज ऑपोजिशन MPAs बहुत सारे उनके मेंबर्स हैं जिन्होंने सिक्योरिटी कवर्स लिए हुए हैं, और वो विड्रॉल अगर गवर्नमेंट ने किए हैं तो यकीनन होम डिपार्टमेंट के पास इसके कोई वजूहात होंगी, या होम मिनिस्टर साहब ने अपने सवाबदीद पे उनको सिक्योरिटी दी होगी, और अगर वो विड्रॉल हुई है तो मैंने आपको बताया क्योंकि इट वाज लेट नाइट, अगर इस वक्त में आपको पता है सादिया साहिबा, जब इस वक्त में होता है तो तासुर यही जाता है ना कि अभी जरा सियासत गर्म है, ज़ाहिर अभी ज़रा सियासत गर्म है और बयानबाजी बहुत अरूज पर पहुंची हुई है, इसलिए ये इक़दाम उठाया गया है। अच्छा, आप ये बता दीजिए, आप कह रही हैं कि वैसे आज पर नॉर्मली चल रहा है, आप लोगों के अपने जो वज़रा वगैरह मिनिस्टर्स वगैरह हैं, लेकिन MQM ज़ाहिर है 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, एंड मीनवाइल आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिले तो हमसे आप हमेशा 11 बजे तक रब्ता कर सकती हैं, या उसके बाद जियो न्यूज़ से। एक और सवाल अगर मैं जी गुल प्लाजा पे बात जी गुल प्लाजा पे ही बात करनी है, और ये इसका जवाब दे दें, क्योंकि ये जो वैसे तो इन प्रिंसिपल बड़ी अच्छी बात है कि जब इतने इस लेवल का सानेहा हुआ हो तो आप बाकी सूबों से भी जितनी मदद ले सकते हैं लें, वाई नॉट। बात तो लोगों की हो रही है, आवाम की सहूलत के लिए हो रही है। अब जब हम फॉरेंसिक्स की बात करते हैं और फिर पंजाब से एक टीम जो है वो बुलाना,
नथिंग रॉन्ग विद दैट। हाउएवर हमारी अपनी जो फॉरेंसिक साइंस लैब है जो 2020 से शुरू हुई है और होना चाहिए था, अरबों रुपए उस पर लग गए, मैं सिंध की बात कर रही हूँ, वो कभी फाल हुई नहीं। अब ऐसे जब साने होते हैं ना तो ये दोबारा से सवाल उठता है कि वाई नॉट, हमने क्यों नहीं अपने लिए, और हमारे तो आए दिन या सिंध में आग भी लग रही होती है और भी बड़ी जरूरियात होती हैं। फॉरेंसिक लैब स्टेट ऑफ द आर्ट हमारे पास होनी चाहिए थी, कब से होनी चाहिए थी? बिल्कुल आपकी बात सही है, फोरेंसिक लैब पे कोताही है सिंध हुकूमत की, लेकिन उस पर बहुत तेज़ी से काम हो रहा है। लेकिन फोरेंसिक के लिए टीम ज़रूर पंजाब से बुलाई गई हैं, क्योंकि वो एक इदारा ऑथेंटिक इदारा है, उसको बुलाया गया है। लेकिन जो डीएनए टेस्टिंग हो रही है वो कराची यूनिवर्सिटी में सिंध गवर्नमेंट फंडेड डीएनए लैब है, उसी में हो रही हैं। फोरेंसिक के लिए टीम बुलाई है। मैं आपके प्रोग्राम में ये इंश्योर कर रही हूँ कि इस साल के आखिर में फोरेंसिक लैब, जिस पर सिंध गवर्नमेंट बहुत तेज़ी से काम कर रही है, वो जो है वो फाल हो जाएगी, उसमें लोग काम करना शुरू कर देंगे। लेकिन अब क्योंकि अगर ये अब शिकायत की जाए कि जी दूसरे, अगर एक चीज़ नहीं थी, दूसरे सूबे से बिल्कुल मदद तलब की है, तो मुझे नहीं लगता कि अब इस पे भी तनकीद की जाए। तनकीद बनती है, इसको तो हमने वेलकम किया है। ये एक्चुअली ये बात तो ऐसी है कि वाकई बिल्कुल एक सूबे को दूसरे सूबे से मदद लेनी चाहिए, लेकिन एंड नॉट जस्ट सानिया का लेवल देखें, तो लिहाजा ये मदद होनी चाहिए थी। अच्छा, होनी चाहिए। और आपने जाहिर कहा, और बड़ी बात होती है कि आप कह देती हैं और मान लेती हैं कि हमारी कोताही है, लेकिन चाहे वो फोरेंसिक लैब का मामला हो, चाहे रेड लाइन की तकमील का मामला हो, चाहे सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के रूल्स एंड रेगुलेशंस का मामला हो, अक्सर बातों पर आप लोगों की जॉब बड़ी टफ है, क्योंकि यही कहना पड़ता है कि हमारी कोताही है एंड द वर्क इज़ इन प्रोग्रेस। अब जो वर्क इज़ इन प्रोग्रेस गुल प्लाजा वाला मामला है, इस पे 2 महीने किस तरह इनको, कहाँ इनकी रिहैबिलिटेशन कहाँ हो पाएगी? 2 महीने के लिए उन्हें एक फाइनेंशियल सपोर्ट मिल रही है, बड़ी अच्छी बात है, उनको 1 करोड़ रुपए मिल रहे हैं, लेकिन वो कहाँ दुकान मूव करेंगे? कोई है प्लान इस तरह का? जी बिल्कुल। अगर अब्दुल्ला जो चीफ मिनिस्टर साहब ने फ्राइडे को असेंबली में एड्रेस किया था, बिल्कुल ऑपोजिट टू गुल प्लाजा 2 प्लाजास हैं, जिसमें वहाँ के ओनर्स ने सिंध गवर्नमेंट के साथ ये बात की है कि हम एक प्लाजा में 500 दुकानें अवेलेबल हैं, वो दुकानें हम देंगे। हम उनसे बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है उनकी वो प्रॉपर्टी है, तो गवर्नमेंट रेंट पे बात कर रही है कि वो गवर्नमेंट रेंट पे करेगी जब तक गोल प्लाजा जो है वो प्रोजेक्ट दोबारा से रिहैबिलिटेट नहीं हो जाएगा, दुकानें नहीं बन जाएंगी। और उसी के साथ एक दूसरा प्लाजा है, उसमें कोई 350 दुकानें हैं। तो इस तरह 850 दुकानों में इन लोगों को शिफ्ट किया जाएगा, जो अपोजिट टू गोल प्लाजा ही। मैं उन प्लाजास के मुझे नाम नहीं पता, लेकिन चीफ मिनिस्टर साहब ने उन प्लाजा ओनर से बातचीत गवर्नमेंट कर रही है और वहाँ इनको शिफ्ट किया जाएगा। लेकिन जाहिर सी बात है शिफ्टिंग का अमल, उनको अपने पैरों पर खड़ा होना, क्योंकि करोड़ों का लोगों का माल जल गया है, नुकसान हो गया है, तो इसीलिए तकरीबन 2 महीने जो उसका भी खर्चा जो है वो गवर्नमेंट अपने ऊपर बेयर करेगी। 5 लाख रुपए फी दुकानदार को दिया जाएगा। इसके अलावा जो 1 करोड़ जी बिल्कुल, मैं उस 1 करोड़ पे ही आ रही थी। कंप्लीट योर थॉट और फिर हम सवाल कर लेते हैं। जी हाँ जी, 1 करोड़ का जो है वो गवर्नमेंट लोन देगी, और जो उसका इंटरेस्ट होगा, जाहिर सी बात है गवर्नमेंट भी तो बैंक से ही लोन अरेंज करा के देगी, जो इसका इंटरेस्ट होगा वो सिंध गवर्नमेंट पे करेगी। अच्छा सादिया साहिबा, जो लवाहिकीन को जो कि आइडेंटिफाई हो गए हैं और उनकी फैमिलीज को भी 1 करोड़ मिलना है, ये वादा है। अब उसमें प्रॉब्लम ये है कि 23 जो है बॉडीज वो आइडेंटिफाई हुई हैं, सैकड़ों जो है वो अभी आइडेंटिफाई नहीं हो पाई, और टू बी ऑनेस्ट वो पता नहीं हो पाएंगी भी नहीं हो पाएंगी, क्योंकि आपको पता है कि वो आज़ा के क्या हालात निकले हैं, पाउडर हो चुकी हैं बीच में हड्डियां, बॉडीज, तो वो बड़ा मुश्किल है। हाउएवर वो फैमिली सफ़र तो कर ही रही होंगी, तो क्या मिसिंग को डेड एज्यूम करके ये अमल आगे नहीं चलना चाहिए कि नेचुरली दे हैव टू मूव ऑन विद देयर लाइव्स,
तो उनको भी फिर देखिए वो मिले? वो डेफिनेटली गवर्नमेंट जो है आइडेंटिफाई, बिल्कुल आपकी बात सही है कि आइडेंटिफिकेशन का अमल बहुत मुश्किल है बाजी बॉडीज के साथ। जो आइडेंटिफाई पहले, सबसे पहले जो आइडेंटिफाई कर ली गई हैं उनके लवाहकीन का प्रोसेस शुरू कर दिया गया है। उनको पेमेंट्स का अमल जो है वो उस पे काम हो रहा है। फिर जो उसके बाद रह जाएंगे और वो मिसिंग, जाहिर सी बात है उनको डेट डिक्लेयर करके उनके जो लवाहकीन हैं उनको जो है वो गवर्नमेंट वो करेगी, क्योंकि जाहिर सी बात है जानी नुकसान का तो कोई नेमुल बदल नहीं है। जैसे मैं खुद गई थी एक रेलवे कॉलोनी में एक वालिद के पास पुरसा करने, वालदा का बच्चे के इंतकाल हो गया, वो 20 साल का लड़का था और वालिद की वो कफालत करता था। अब मतलब उसकी हम गए थे उसके घर, उसको उनके वालिद को हमने कहा है कि जी आप आइडेंटिफिकेशन के लिए जो पेपर्स रिक्वायर्ड है वो पूरे कर दें ताकि हम आपको, तो जो लोग पहले आइडेंटिफाई हो गए हैं उनको पहले कर दिया जाएगा। और फिर क्योंकि अब रेस्क्यू का अमल ख़त्म हो चुका है और अब उसके भी बाकी लोगों को भी जो है वो लवाहकीन को एडजस्ट किया जाएगा। अच्छा, अब ये बताइएगा कि ये जो माल का नुकसान हुआ है लोगों का, जहाँ जान गई, जान का तो कोई इजाला नहीं है, उन लवाहकीन को 1-1 करोड़ रुपए मिल जाएंगे। बाकी लिटरली अगर तमाम दुकानदारों की बात करें, और दुकानदारी, ज़्यादातर दुकानदार आपको पता है रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाने वाले होते हैं, 5 लाख रुपए अगर 2 महीने के लिए दे भी देंगे तो लिटरली वो इमदाद तो 5 लाख रुपए होगी, बाकी 1 करोड़ रुपए तो उन्हें खुद वापस करना है। वो तो लोन है, तो इसमें इनकी मदद कैसे हो रही है? क्योंकि इनका तो लाखों करोड़ों का सामान जो माल है जल गया है, सो या वफाक या फिर सिंध गवर्नमेंट, कौन इनको मदद कर रहा है सानहे से निकलने में, अपने पैरों पे खड़ा करने में, कि इनका मतलब 5 लाख रुपए में खाना ही खा सकते हैं और बिल दे सकते हैं, माल तो नहीं डाल सकते दुकान में? नहीं अब्दुल्ला, ये 5 लाख अलग है और जो कमेटी बनाई गई है जो गोल प्लाजा के नुकसान का अंदाजा लगाएगी, जिसमें फेडरेशन के लोग भी मौजूद हैं, मार्केट एसोसिएशन के लोग, चेंबर्स वालों के साथ और सारे जो लोग हैं वो तखमीना लगाएंगे कि वो नुकसान कितना नुकसान हुआ है गोल प्लाजा पे, वो भी सिंध हुकूमत अजाला करेगी। ये एडिशनल है जो लोन की मद में, अगर उसके बाद भी आपको, जाहिर सी बात है उनको सपोर्ट की जरूरत है, एक एस्टिमेट किया जाएगा कि जी इतना नुकसान हुआ है, वो सिंध गवर्नमेंट इजाला पूरा करेगी। जैसे कि आपको याद होगा सादिया साहिबा, ये जो इंक्वायरी होनी है कि एक्चुअली हुआ क्या था, वो आप कह रही हैं कि वो डिटरमिन करेंगे, ये टाइम बाउंड है, मतलब कोई टाइम लिमिट दी हुई है? वरना हमने अपनी इंक्वायरियां देखी हैं, दे कैन गो ऑन फॉर एवर, तो इसमें विद नो रिजल्ट एट ऑल, तो इसको तो टाइम बाउंड कर दिया होगा ना आपको कि विद इन वीक्स और अ मंथ टू व्हाटएवर इट माइट टेक? नहीं जी, मेरा ख्याल से जो मेरी नॉलेज है, सीएम साहब ने इसको टाइम बाउंड किया है। इसको जो है 3 वीक्स में उनको रिपोर्ट गवर्नमेंट को देनी है कि इसमें हुआ क्या है। और मतलब एक तो जो बज़ाहिर सबको नज़र आ रहा है कि जी एक फ्लावर शॉप में आग लगी है और उसके बाद जो है वो वहाँ आग बढ़ती चली गई, लेकिन उसके और भी एक्सपर्ट्स को, लेकिन 3 वीक्स में गवर्नमेंट को रिपोर्ट बैक करना है इस कमेटी को। ओके, गॉट इट। अच्छा, अब ये बता दीजिएगा लास्टली कि जो दीगर बिल्डिंग्स में इम्प्लीमेंटेशन करानी है, फायर सेफ्टी ऑडिट की बात कर लें या बुनियादी चीज़ें, सीएम साहब की भी गुफ्तगू हमने कल सुनी थी और कि बता दिया उन्हें 10 दिन में ये कर सकते हैं, अलार्म लगा सकते हैं, एक्सटिंग्विशर, वो प्रोसेस कहाँ तक पहुँचा? वो डिस्ट्रिक्ट बाय डिस्ट्रिक्ट किया जाएगा, रोड बाय रोड किया जा रहा है, क्या हो रहा है? कल हमने अपने कॉरेस्पॉन्डेंट्स को भी भेजा बाहर टू फाइंड आउट कि एक्चुअली ये अब ये हो रहा है कि नहीं हो रहा। सो ऐसा नहीं है कि फायर सेफ्टी दुकानों पे लाइनें लगी हुई हैं, अभी तक तो ऐसा कुछ ऐसा नहीं है। देखिए, जो फायर ऑडिट रिपोर्ट पहले से मौजूद थी सिंध हुकूमत के पास, वो उस पे तो 4 रोड थे जो डिफरेंट बिजनेस हब्स हैं कराची के, उसकी थी, लेकिन उसका दायरा बढ़ा दिया गया है सब दुकानों को। और ये जो बिजनेस ओल्ड बिजनेस सिटी है, इसको नोटिस सर्व हो गए हैं
और इनको 1 हफ्ते का टाइम गवर्नमेंट ने दिया है, लेकिन इनकी तरफ से रेजिस्टेंस आनी शुरू हो गई है। लोग राजी नहीं है, वो कहते हैं जी 1 हफ्ते में हम नहीं कर सकते, लेकिन गवर्नमेंट ने नोटिस हम तो लोगों की नहीं सुनने वाले। आप रेजिस्टेंस और नो रेजिस्टेंस, और होपफुली आप लोगों की भी यही सोच होगी कि नहीं जी, गवर्नमेंट बिल्कुल इस बारे में सुनने के लिए तैयार नहीं है। जो सेफ्टी ऑडिट, नो लीनियंसी, जो सेफ्टी को पूरा नहीं करेगा, फायर सेफ्टी के लिए जो बिल्डिंग में होने चाहिए जो पूरा नहीं करेगा, वो बिल्डिंग सील की जाएंगी, वो बिजनेसेस सील किए जाएंगे, कोई रेजिस्टेंस नहीं ली जाएगी इस पे। सादिया साहिबा, वील बी इन टच विद यू एंड ऑफ कोर्स हम फॉलो अप करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। और जो हमें मतलब अब कोई ऑप्शन रह गया है कि नहीं जी हमें नहीं चाहिए फायर सेफ्टी, ये नहीं हो सकता। और नो NOCs शुड बी गिवन एट ऑल टू दोज बिल्डिंग्स एंड बिजनेसेस जहां ये सारी चीज़ें ऑलरेडी ना हो। जी, मुल्क के बेशतर इलाके सर्दी की शदीद लपेट में है। बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर में बर्फबारी, कहीं कहीं बारिश का सिलसिला जारी है। मरी में भी रात गए बर्फबारी हुई है। मरी में बहुत एक्चुअली बर्फबारी की प्रिडिक्शन है, पेशगोई है। हुक्काम को मरी में सयाहों का दाखिला महदूद करना पड़ा। कराची की बात करें तो आपको बता ही चुके हैं, बस बर्फ ही नहीं पड़ी, वरना हमें तो ठंड लग रही है। हाँ। और एक्चुअली हम शुरू में भी कह रहे थे जो हमारा मौसम बना हुआ है ना, हम उसको सर्दी ही कहते हैं इधर। हाँ। तो हमारी भी ठंड है। सिंध के बेशतर इलाके भी शदीद ठंड की लपेट में हैं। हल्के बादल रहने का भी इम्कान है। और बलोचिस्तान के इलाकों कल्लात, चमन, ज़ियारत, क्वेटा में हल्की बारिश हुई है, बर्फबारी भी हो रही है। खैबर पख्तूनख्वा में कल तक बारिश और बर्फबारी से सड़कों में बंदिश की इत्तलात भी थी, लैंडस्लाइडिंग का खदशा भी था। अच्छा, इसी में हम सूरत हाल मालूम करते हैं, क्योंकि हम तो चलें बड़े शहरों में मैनेज कर लेते हैं चीज़ें, लेकिन बर्फ़पोश पहाड़, हमारी वादियाँ, वहाँ पे कम्युनिकेशंस का निज़ाम, वहाँ पे लोगों को मदद की भी ज़रूरत पड़ सकती है। फिर बिजली जब मुनक़ता होती है तो आप सोचिए कि हीटिंग कैसे कायम रखी जाएगी, लकड़ियों और दीगर रिवायती तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। ऑनेस्टली सोचना भी बड़ा मुश्किल है कि क्या ऑल्टरनेटिव्स होते होंगे। डॉक्टर तैयब शाह ने हमें ज्वाइन किया है, एक्सपर्ट हैं NDMA के। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो यही बात कर लेते हैं, वाकई जो छोटी शहर हैं या बैकवर्ड इलाके हैं, राब्ता सड़कें भी वहाँ बंद हो चुकी हैं, वहाँ कोई कैटास्ट्रफी हो जाए तो क्या सड़कों को खोलने का जो मामला है वो चल रहा है? और क्या हमारे पास उस टाइप का इक्विपमेंट वगैरह भी है कि एट वन टाइम बहुत सी जगहों पे काम हो रहा हो? जी अस्सलाम वालेकुम। अगर बात की जाए नॉर्थ रीजन माउंटेनियस टेरेन्स ऑफ पाकिस्तान, जहाँ पे इस वक्त मैसिव स्नो एक्यूमुलेशन रिकॉर्ड हो चुकी है, तो एक कोऑर्डिनेटेड रिस्पांस इसके लिए लिया जाता है, जिसमें सबसे पहले जैसे आपने बताया कि इसमें अर्थ मूविंग इक्विपमेंट्स एंड हैवी मशीनरीज ऑब्वियसली वहाँ पे प्लेस की जाती हैं। विद रिगार्ड टू द रिस्पांस, पर्टिकुलरली जो जहाँ पे स्नो पड़ चुकी है, उसमें फ्रंटियर वर्क ऑर्गेनाइजेशन CNW एंड साथ साथ जो इंजीनियरिंग डिवीज़न है पाकिस्तान आर्मी का एंड जो प्रोविंशियल इंतज़ामिया है, इनके कोऑर्डिनेटेड एफर्ट के ज़रिए इन रीजन्स को बहाल किया जाता है। फॉर इंस्टेंस रिसेंटली अभी अस्तक ब्रिज जो कि जगलोत एंड स्कर्दू की को कनेक्ट करती है JSR, वहाँ पे कनेक्टिविटी का इशू था, तो विद द कोऑर्डिनेटेड एफर्ट ऑफ FWO इंजीनियरिंग डिवीजन एंड ऑल्सो जो CNW डिपार्टमेंट है एंड प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, तो ये एरिया को की कनेक्टिविटी को बहाल किया गया। सिमिलरली लैंडस्लाइड इवेंट्स कंटिन्यूसली हो रहे हैं इन द नॉर्थ रीजन, और वो लैंडस्लाइड्स के लिए रोड क्लियरेंस भी एक्टिविटीज कंटिन्यूसली साथ साथ उन एरियाज को बहाल किया जा रहा है। इसमें जो कंसर्न प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट एंड ऑल्सो CNW, तो वहाँ पे ये लोग बिल्कुल मुतहर्रिक हैं, और जहाँ पे भी कोई ऐसा इवेंट होता है तो उसके लिए वहाँ पे रिस्पांस मोबिलाइज किया जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, फिर बर्फानी तोदा गिरने के वाकयात भी हो रहे हैं, जिससे लैंडस्लाइडिंग आपने कहा, बर्फानी तोदा गिर जाते हैं, उसमें आबादियाँ इसकी जद में आ जाती हैं, लोगों की जानें चली जाती हैं। अभी एक रिसेंट वाकया भी हुआ, अब बताइएगा इनकी रोकथाम के लिए, ज़ाहिर है लैंडस्लाइडिंग को तो नहीं रोक सकते, लेकिन नीचे से लोगों को कहीं मूव क्या कराया जा सकता है इन हार्श कंडीशंस में? उनकी जगह तब्दील करना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि एटलीस्ट लोगों की जान महफूज रहे इन इवेंट्स के नतीजे में। जी ये जो वाकया चित्राल में हुआ,
जिसमें अनफॉर्चुनेटली एक ही घर के 10 अफराद अल्लाह ताला को प्यारे हुए। हमने चूँकि वो रीजन्स जहाँ पे एवलांच के चांसेस या खुदा न खास्ता किसी भी किस्म की लैंडस्लाइड या स्नो इंड्यूस्ड डिज़ास्टर हो सकता है, तो उन रीजन्स की आइडेंटिफिकेशन तो ऑलमोस्ट एनडीएमए ने की भी हुई है और उसके लिए हम कंटिन्यूसली एडवाइजरीज भी इशू कर रहे हैं और कंसर्न प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को उन एरियाज की आइडेंटिफिकेशन भी की हुई है। एवैक्यूएशन फ्रॉम दोज रीजन्स इसमें पीडीएमए भी मुतहरिक है, लेकिन समहाउ जो पाकिस्तान का जो नॉर्थ रीजन है इस साल यहाँ पे सब्सटेंशियल स्नोफॉल हुई है, particularly जो नॉर्थ रीजन खैबर पख्तूनख्वा का एंड ऑल्सो इन दी गिलगित बल्तिस्तान एंड आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर, ये एक अनप्रेसिडेंटेड स्नोफॉल इस साल हुई है। Well, actually, it has been unprecedented the world over, क्योंकि हम वो आप भी देख रहे होंगे, ग्लोबल भी वेदर पैटर्न देखें तो ऐसी ब्लिजर्ड्स और स्नो स्टॉर्म्स आ रहे हैं पूरी दुनिया में ही जो कि रिकॉर्ड टूट रहे हैं। एंड जस्ट वंडरिंग कि क्या हमारा चलें उस लेवल पे नहीं है, लेकिन हमारे लिए तो हमारे रिकॉर्ड टूट ही रहे हैं। कोई ऐसा लियाज़ोन होता है जहां यू कैन टेक सम एक्सपर्टीज फ्रॉम और लर्न फ्रॉम हाउ द वर्ल्ड इज टैकलिंग विद दिस इशू, बिकॉज मुश्किल भी है। आप अभी हम अपने वीडियोस में देख रहे हैं ये अर्थ मूविंग इक्विपमेंट इन इटसेल्फ इतना बड़ा है कि वी वर जस्ट वंडरिंग कि इसको भी इधर लेके जाना है ऐसी जगहों पे, इट्स अ टास्क एंड अ हाफ। क्या ये सब जगह जहाँ जरूरत होती है ये इक्विपमेंट ये पहुंच जाता है पहले से मौजूद होता है, क्योंकि अभी तो नहीं पहुंच सकता जाहिर है। नहीं बिल्कुल, इसमें जैसा आपने बताया कि इट इज हैपनिंग वर्ल्ड वाइड। हमने देखा है रशिया में 1970 के बाद कमचटका पेनिनसुला नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ रशिया में 8 मीटर स्नो एक्यूमुलेट की है। सिमिलरली साखा रिपब्लिक ऑफ रशिया, साइबेरिया, यूएस इस वक्त कोल्ड स्टॉर्म की कंडीशन में है एंड वी हैव सीन के टेक्सास से लेकर नॉर्थ कैरोलिना एंड आल्सो इन मिनेसोटा एंड कंप्लीट स्नो कवर्ड वी हैव सीन यूएसए। सिमिलरली कनाडा में भी ब्रिटिश कोलंबिया से आप देखें सस्कैचुअन एंड ऑल टिल द क्यूबेक, entire Canada is in the snow cover. Right now सेंट्रल एशिया में भी स्नो स्टॉर्म और काफी मैसिव स्नो है। जापान का जो नॉर्थ रीजन है साखालैंड, निकाइडो, हांचू एंड चाइना का भी ईस्ट तिबेतियन एंड ईस्टर्न होंगजू एंड होनाई रीजन। तो हम इसमें कंटिन्यूसली हम ग्लोबल क्लाइमेट पैटर्न्स को मॉनिटर भी कर रहे हैं और इसका इम्पैक्ट पाकिस्तान पे भी देख रहे हैं। और बेस्ट प्रैक्टिसेस वर्ल्ड वाइड जिस तरह के अर्थ मूविंग इक्विपमेंट्स की बात हुई, एनडीएमए चूंकि फॉलो करता है अर्ली वार्निंग टू अर्ली एक्शन, वी प्रोवाइड द अर्ली वार्निंग और उसी अर्ली वार्निंग के ऊपर हम अर्ली एक्शंस को भी अंडरटेक करते हैं। इस बार चूंकि वी वर अवेयर कि पाकिस्तान के नॉर्थ रीजन में एंड आल्सो बलूचिस्तान के एरियाज में वेदर सिस्टम्स डेवलप्ड हैं, जो कि अभी करंट वेदर सिस्टम के बाद वी आर आल्सो एक्सपेक्टिंग कि 30 जनवरी को बलाई बलूचिस्तान में दोबारा एक वेदर सिस्टम डेवलप होगा एंड देन हमने ऑलरेडी फरवरी की भी प्रोफाइलिंग की हुई है कि 3 फरवरी एंड बियॉन्ड उसके बाद भी एक वेदर सिस्टम नॉर्थ रीजन पाकिस्तान पे आएगा। तो उसके लिए हम प्री पोजिशनिंग ऑफ ऑल दीज रिस्पांस इक्विपमेंट्स। अच्छा, लोगों के लिए कोई आपकी एडवाइस, कोई मशवरा, कोई वार्निंग है तो प्लीज शेयर कीजिएगा। जी अभी जो करंट सिस्टम है ये बलाई खैबर पख्तूनख्वा, बलाई पंजाब एंड ऑल्सो इन दी आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में ये करंट सिस्टम अभी भी बर्फबारी लाएगा और ये सिस्टम 27 आज और कल शाम तक नॉर्थ रीजन में स्नो के चांसेस मौजूद हैं। इसके बाद मुल्क भर में एक कोल्ड वेव की कंडीशंस बरकरार रहेगी, पहाड़ी इलाकों में शिद्दत से सर्दी, जबकि सेंट्रल और साउथ पंजाब में लो टू मीडियम फॉग सिचुएशन रहेगी, जबकि सिंध में भी टेम्परेचर्स जो है बिलो नॉर्मल रहेंगे। हमने सिंध में इस साल देखा है कि फ्रॉम लास्ट 3 to 4 डेज अराउंड 3 to 4 डिग्री सेंटीग्रेड बिलो नॉर्मल। Dr. Tayyab, it is going to be cold, you know, for northern areas. It's challenging, definitely. And otherwise, the mulk is under the lapet of cold. Very nice. ये देखिए, मुल्क is under the lapet of cold. जब हम क्लाइमेट की बात करते हैं तो क्लाइमेट चेंज की भी बात साथ में होती है और क्लाइमेट चेंज को किस तरह रोक सकते हैं अपनी इसी कोशिश करके, मतलब कोशिश क्या ही कर सकते हैं हम, पानी का ज़िया ना करें और दरख्त लगाएं।
कॉन्शियस होना पड़ेगा और लिटरली जो तौर तरीके हैं ना हमारी लाइफस्टाइल ज़िंदगी के, वो हमें बदलना होंगे। वी हैव टू गिव इम्पोर्टेंस। अगर आप किसी मोहल्ले में हैं, कहीं भी हैं, आपकी कोई हाउसिंग सोसाइटी है, व्हाटएवर, मेक श्योर कि वहाँ ये प्रोजेक्ट्स हों जहाँ शजरकारी हो, जहाँ आप दरख्त लगाएं, एंड नॉट लाइक अ टोकनिज्म वाली बात। कायम जो है, कायम नाम है, और कायम ऐसा ही एक यूथ लेड क्लाइमेट एक्शन प्लेटफॉर्म है या मूवमेंट कह लीजिए, जो नौजवानों पर मुश्तमिल है और स्टूडेंट्स ने इसे बनाया, वही इसे चला रहे हैं। ये लोग क्या करते हैं, इन्हीं से पूछ लेते हैं। इसके बानी मोहम्मद शहीर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम शहीर, आप लोग बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, हमें ये तो पता है, लेकिन कब आपको ये सोच आई और उसके बाद कैसे अमल शुरू किया, कैसे काम शुरू किया? जी बिल्कुल, आई थिंक इसका एक बैकग्राउंड है, और बैकग्राउंड ये है कि सिंस प्रीवियस 5 साल से कराची एक और पाकिस्तान एट अ होल एक क्लाइमेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा एक फ्लड्स वगैरह आ रहे थे, एंड अ लॉट ऑफ हीट इंडेक्स की अगर हम बात करें तो चैलेंजिंग एनवायरनमेंट बना हुआ है पिछले कुछ सालों से। So हम अक्सर ये करते हैं कि we start to blame the authorities, start to blame the system, something like that. But I think we have to be more proactive and we have to be more like ownership. तो हमने start किया in 2024 from the University of IBA, like a few people of the graduating batch. We started it और हमने इस मूवमेंट का आगाज़ किया, और देखते देखते हमारे साथ बहुत सारे नौजवान डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ से ज्वाइन किए, और हमारा जो कारवां है ये अभी 2500 लोगों तक मुश्तमिल हो चुका है। 2500 लोग हैं, volunteers हैं। अच्छा, अब एग्जैक्टली क्या करते हैं आप? अच्छा, व्हाट वी डू इज़ कि हम कराची के अंदर अगर हम चैलेंज देखें तो कराची इज़ अनसस्टेनेबल प्लेस, क्योंकि यहाँ कॉन्क्रीट जंगल हमने बना दिया है। देयर इज़ नॉट अ लॉट ऑफ फॉरेस्टेशन एंड अ लॉट ऑफ ग्रीन कवर। तो हम करते हैं कि हम ग्रीनरी को प्रमोट करते हैं इन टर्म्स ऑफ फॉरेस्टेशन। वी गो एंड डू क्लाइमेट एक्शन थिंग्स एंड वी डू प्लांटेशन ड्राइव्स इन पब्लिक पार्क्स, बट नॉट ओनली विद रिगार्ड्स टू द प्रोजेक्ट। हम करते ही हैं कि हम एक कम्युनिटी बनाते हैं उसके लिए, और हम इसको एक मूवमेंट की शक्ल देते हैं। सो दैट इज़ वाई वी आवर टारगेट इज़ टू इन्वॉल्व अ लॉट ऑफ पीपल टू ब्रिंग पैराडाइम। हमारे यहाँ ना फोटो ऑप के लिए भी बहुत दरख्त लगाते हैं लोग। एक तो आप अपना नंबर शेयर कीजिएगा, लेकिन वो दरख्त सर्वाइव नहीं कर पाते। ना लोगों को पता होता है किस सीजन में लगाने हैं, ना लोगों को पता होता है कौन सी कैटेगरीज लगानी है, कौन सी कहाँ लगानी है। फिर कराची में प्लांटिंग उसके बाद कैसे टेक केयर करनी है वो भी नहीं पता होता नहीं है। यहाँ ड्रिप इरिगेशन सिस्टम भी नहीं है। सो हाउ डू यू मेक श्योर के दोस ट्रीज दोस प्लांट्स सर्वाइव? अच्छा, हमारा ये मेन KPI है मूवमेंट का। मतलब दरख्त लगाना सबसे आसान काम होता है, हर कोई कर सकता है। दरख्त को सस्टेन करवाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब तक हमने जो 2500 दरख्त लगाए हैं उसका सर्वाइवल रेट 95% है। दैट मीन्स हमने एक KPI पे काम किया। और हम कैसे करते हैं, उसके लिए साइट सिलेक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि हम जो साइट सेलेक्ट करें वहाँ पानी की अवेलेबिलिटी हो, वहाँ की सॉइल इरिगेशन को सपोर्ट करती हो, और प्लस गवर्नमेंट की सपोर्ट हो। सो फॉर एग्जाम्पल हम जहाँ भी काम करते हैं इन टर्म्स ऑफ पब्लिक पार्क्स, वी हैव अ गुड कवर विद द गवर्नमेंट। हमने अभी रिसेंटली TMC नॉर्थ नाज़ाबाद के साथ कोलैबोरेशन किया, वहाँ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में DC साहब के साथ कोलैबोरेशन किया, और उससे होता ये है कि यू बिल्ड दैट इकोसिस्टम एंड सिनर्जी आउट ऑफ होल प्रोसेस। क्या ये भी स्टडी उसमें शामिल होती है कि हमारे यहाँ हमारे एनवायरनमेंट में और हमारी सॉइल में कौन सा दरख्त है जो एक्चुअली फले फूलेगा? बिल्कुल ऐसे। फॉर एग्जांपल अगर हम कराची की बात करें तो यहाँ हम नीम का दरख्त लगाते हैं, गुलमोहर लगाते हैं, मोरिंगा लगाते हैं। सो दीज काइंड ऑफ ट्रीज़ ये बड़ी इजीली ग्रो भी करते हैं क्योंकि ये सॉइल से रेजिलिएंट है। बाकी इसमें ये होता है कि इनको सस्टेन करना ईजी होता है। सो ये क्योंकि नेचुरल लैंडस्केप के हैं तो इनको सस्टेन करना ईजी होता है। बट हमारा जो मेन टारगेट है दैट इज़ मोर ऑफ क्रिएटिंग अ मूवमेंट आउट ऑफ इट। तो आज भी जब हम बात करते हैं तो हमारा आउटलुक ये है कि वी हैव टू एक्सपैंड इन टर्म्स ऑफ रीचिंग आउट अ मैसेज टू अ लॉट ऑफ ऑडियंस, अ लॉट ऑफ पीपल इन सोसाइटी। बिकॉज आई थिंक कराची की अगर हम बात करें कि यूथ ऑफ कराची it is a reflection of future. So if we try to be more proactive and try to be more take more ownership of the city, I think हमारी जो collective synergy है ना वो एक बहुत मतलब हम उम्मीद ही कर सकते हैं वैसे होपफुली ऐसा ही हो जैसा आप प्लान कर रहे हैं। जल्दी से दुनिया में ना रूफटॉप गार्डन्स का भी एक बड़ा कॉन्सेप्ट हो गया है। इनफैक्ट अगर एरियल व्यू देखें बहुत से ऐसे शहर हैं जो ग्रीन हैं, घर है नीचे उनके उन्होंने रूफटॉप्स ऐसे बनाए हुए हैं। हम वहाँ क्यों नहीं पहुँचे अभी तक? अच्छा, उसके अंदर यू कैन डू स्मॉल वेजिटेशंस। लाइक अगर आप रूफटॉप की बात करते हैं, यू कैन डू स्मॉल वेजिटेशंस और मिड लेवल वेजिटेशन जो आप बड़े पॉट्स के एनीथिंग इज बेटर देन नथिंग। बट जब हम फॉरेस्टेशन की बात करते हैं ना, जब हम कराची जैसे सिटी की बात करते हैं तो हम इसके क्वांटम
को वी हैव टू अंडरस्टैंड कि इसमें 100 अर्बन फॉरेस्ट का होना बड़ा ज़रूरी है, राइट। जिसी वजह से कि आज हम अगर एक जगह हमने टोटल 2,500 दरख्त लगाए तो 2,500-3,000 दरख्त से कुछ होगा नहीं। वी हैव टू गो टू 100 मिलियन ट्रीज, 200 मिलियन। हैव यू आइडेंटिफाइड अदर स्पॉट्स जहां पर? यस वी हैव। सो ऑल ओवर कराची। या सो इसमें हमारी जो प्राइमरी टारगेट है वो है जो लीस्ट डेवलप्ड एरियाज़ हैं, उसमें हम कहते हैं पब्लिक पार्क्स। बिकॉज पब्लिक पार्क्स में अगर आप किसी भी पब्लिक पार्क जाएंगे जिसको आप ग्रीन भी कहते हैं ना, वहाँ श्रब्स होती हैं, बड़े दरख्त नहीं होते। अगर लाहौर में जाएंगे वहाँ आपको बड़े बड़े दरख्त नजर आते हैं। सो दैट इज द थिंग। ओके, आपकी तवज्जो से हम लोगों को इनवाइट करते हैं और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टाइम नाम है मौजूद, तो आप इनकी टीम का हिस्सा बन सकते हैं, इस मूवमेंट का हिस्सा बन सकते हैं। थैंक यू शहीद फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू सो मच। मौसम भी आ रहा है as soon as the January ends, और वैसे तो जनवरी जनवरी के एंड में ही, लेकिन आप फरवरी में ज़रा ठंड बरकरार रहेगी तो आप फरवरी में अपने दरख्तों की प्रूनिंग करें, प्लांट न्यू ट्रीज, दे हैव हाई चांसेस ऑफ सर्वाइवल। होपफुली पहले से कर रहे होंगे क्योंकि ये बात तो आपको पता है कि हम करते रहते हैं। इन एनी केस मोर टुमारो, या खुदा हाफिज़।